जय हिंद यारू। चैप्टर 1, शेयर बाजार की कहानी। 1875 में एसोसिएशन के रूप में स्थापना। मुंबई शेयर बाजार का जन्म एक एसोसिएशन के रूप में सन 1875 में हुआ था, जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इसके पूर्व शेयरों का सौदा शुरू हो चुका था। 1840 में शेयर दलाल एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। वहीं से एसोसिएशन बनाने की रूपरेखा आकार में आई और इसी विचार से एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई। भारत उस दौरान ब्रिटिश शासन के अधीन था। 18 जनवरी 1899 के दिन ब्रिटिश उच्चाधिकारी J.S. मैकलिन द्वारा मुंबई के नेटिव शेयर दलालों के लिए उच्चारित किए गए शब्दों को आज भी गौरव के साथ याद किया जाता है। मैककिन के सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि मुंबई के नेटिव शेयर दलाल समाज के अभिन्न अंग हैं, जिनको उचित सम्मान नहीं मिलता, परंतु उनके दोषों का ही आकलन किया जाता है। किसी अपवाद के अलावा ये शेयर दलाल प्रामाणिक रहे हैं। उनको भले ही कितना भी नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों की पाई चुकाई है। भारत में पूंजी का यह सबसे बड़ा बाजार है। मुंबई पोस्ट ट्रस्ट एवं मुंबई म्यूनिसिपलिटी जैसी संस्थाओं को नीचे से ऊपर उठाने में सहायक रहा है। वर्तमान में मुंबई के सृजन में इस नेटिव शेयर दलालों की उल्लेखनीय भूमिका है। यह सिद्धांत 21वीं सदी में भी मुंबई के शेयर दलालों के लिए यथार्थ रहा है। अलबत्ता अपवाद तो हमेशा किसी न किसी स्वरूप अथवा मात्रा में प्रकट होते रहते हैं। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज। विश्व के पहले शेयर बाजार का जन्म बेल्जियम में हुआ था, ऐसी मान्यता है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में सन 1531 में बाजार के मुख्य विस्तार के लिए कई व्यापारी इकट्ठा हुए थे। वे शेयर तथा कमोडिटीज में सट्टा करते थे। विश्व का पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज 1602वें वर्ष में एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ। 18वीं सदी के अंत में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्व में आया, जो आज विश्व के शक्तिशाली एक्सचेंजों में गिना जाता है। भारत में इस समय के दौरान हुंडी तथा बिल ऑफ एक्सचेंजों की खरीद बिक्री व्यापारी वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती थी। प्रथम शेयर मेनिया। सन 1850 में भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 1850 पारित किया और शेयर ट्रेडिंग का एक नया मार्ग खुला। नया इसलिए क्योंकि उसके पहले भी शेयरों का सौदा तो होता था, लेकिन नामात्र के लिए। ट्रेडिंग के लिए बड़ी संख्या में शेयर उपलब्ध हुए बिना इस प्रवृत्ति को गति मिलना संभव नहीं था। उन दिनों में कॉमर्शियल बैंक, चार्टर्ड बैंक, दी ओरिएंटल बैंक एवं बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे मुख्य बैंक स्टॉक जैसे कुछ शेयर ही उपलब्ध होते थे। लोगों में भी शेयर में निवेश करने के लिए लगाव नहीं था। शेयर ट्रेडिंग प्रवृत्ति का प्रमाण भी कम रहता था और यह सिर्फ 6 शेयर दलालों द्वारा चलाया जा रहा था। उस समय न तो ट्रेडिंग हॉल था और न ही शेयर बाजार का मकान। इसके लिए आवश्यक पूंजी भी नहीं थी। इसके बावजूद वर्ष 1860 तक शेयर दलालों की संख्या 60 तक पहुंच गई थी। 1860 में एक ऐसे व्यक्ति प्रकाश में आए जिन्होंने शेयर मैनिया को जन्म दिया। उनका नाम था प्रेमचंद रॉयचंद। वे पहले भारतीय शेयर दलाल थे जो अंग्रेजी लिख पढ़ सकते थे। प्रेमचंद रॉयचंद ने कई लैंड रिक्लेमेशन सहित अनेक कंपनियों को खड़ा करने में सहायता की थी। शेयरों के सौदों की प्रवृत्ति बढ़ती गई और वैसे वैसे शेयर दलालों की संख्या भी बढ़कर 200 से 250 तक पहुंच गई। इसके बाद सन 1865 में अमेरिकी गृहयुद्ध का अंत होने के परिणामस्वरूप इसके विकास के लिए भारत में आने वाली पूंजी के प्रवाह में कमी आ गई और शेयर मैनिया का भी अंत हो गया। रातों रात शेयरों के भाव नाटकीय ढंग से नीचे गिर गए। परिणामस्वरूप शेयर दलालों के कामकाज ठप हो गए, जिसकी वजह से शेयर दलालों की एसोसिएशन का विचार उनके मन में आया और शेयर दलालों ने एकजुट होकर 1868 व 1873 के बीच एक गैर औपचारिक एसोसिएशन का गठन किया। 1874 में इन दलालों ने नियमित सौदा करने के लिए एक स्थल की खोज की, जो आज दलाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध है। 3 दिसंबर 1887 को शेयर दलालों ने इस एसोसिएशन को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया और दी नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का जन्म हुआ। इस तरह जुलाई 1875 में मात्र 318 व्यक्तियों ने ₹1 के प्रवेश शुल्क के साथ शेयर बाजार मुंबई की संस्था गठित की। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकरों के हित, दर्जा एवं स्वरूप की रक्षा के लिए एसोसिएशन के सदस्यों के उपयोग के लिए एक हॉल अथवा मकान का निर्माण करना निश्चित हुआ। 1887 तक इस निर्णय पर अमल नहीं किया जा सका, परंतु एक ट्रस्ट डीड जरूर बनी और 1887 में इस ट्रस्ट डीड में लिखे गए शब्द वर्तमान मुंबई शेयर बाजार की नींव के पत्थर बन गए। इस तरह आज के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के रूप में प्रसिद्ध विराट संस्था की स्थापना इन लोगों के सार्थक प्रयासों से संभव हुई। इस प्रकार एक वृक्ष के नीचे शुरू हुई यह यात्रा आज आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप में वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान बनाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस संगठित स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसकी विविध प्रवृत्तियों और पूंजी उगाही के लिए जारी हुए टर्म पेपर्स की ट्रेडिंग द्वारा की गई, जिसके साथ ही कॉमर्शियल बैंक, मर्केंटाइल बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे बैंकों के शेयरों में भी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। चैप्टर 2,
क्या है शेयर बाजार? शेयर बाजार में 1000 अंकों की ऐतिहासिक उछाल, निवेशकों की संपत्ति में 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि, तो कभी शेयर बाजार में 1000 अंकों की भारी गिरावट, भारी मात्रा में निवेशकों की पूंजी का सफाया। इस प्रकार के समाचारों को पढ़कर लाखों लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि शेयर बाजार में अचानक इस प्रकार का उतार चढ़ाव क्यों होता है। किसी खास दिन ऐसा क्या हो जाता है जिससे इस बाजार में अचानक खरबों रुपए की उथल पुथल हो जाती है। प्रबुद्ध पाठकों को समझ लेना चाहिए कि शेयर बाजार में ऐसा सब कुछ होता है, इसलिए तो यह शेयर बाजार है और इसके इंडेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स कहा जाता है। इसकी संवेदनशीलता के कारण ही समाज, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं के समाचार से इसमें उतार चढ़ाव होता है। सेंसेक्स को तो घटने या बने के लिए बस सिर्फ बहाने चाहिए और जब कोई ऐसा कारण नहीं होता तो बाजार स्थिर बना रहता है। परंतु ऐसे स्थिर बाजार में भला किसकी रुचि होगी? शेयर बाजार चंचल तो है, परंतु इसकी चंचलता के कारण इसे मात्र सट्टा बाजार नहीं समझना चाहिए। यहाँ सट्टा जरूर है, लेकिन इस बाजार में इसके प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अलग अलग स्टेडियम है। डे ट्रेडरों के लिए, जो दिन भर निरंतर खरीद बिक्री करते रहते हैं, वे डे ट्रेडर कहलाते हैं। यह कैसीनो जुआ है। जबकि जो मात्र निवेश करके बाजार में बना रहता है, उनके लिए यह विशुद्ध निवेश बाजार है। इस बाजार में निवेशक के रूप में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। उसका निवेश सुरक्षित रहने के साथ साथ अधिक संपत्ति का सृजन भी कर सकता है। एक दो सच्चे किस्सों के आधार पर बात समझाने की कोशिश की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में विप्रो नामक कंपनी में 10,000 रुपये का निवेश किया होता और उस निवेश को उसने वर्ष 2006 तक सुरक्षित रखा होता तो उसका मूल्य 200 करोड़ रुपए हो गया होता। धीरूभाई अंबानी जब अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला पब्लिक इश्यू लाए थे, उस समय यदि किसी व्यक्ति ने उनकी कंपनी में 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो वह अब तक 2 करोड़ रुपए हो गया होता। सारांश में, शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों का चयन करके जो निवेशक लंबे समय तक उसमें अपना निवेश रखता है, उसे भरपूर फायदा होता है। लंबे समय के लिए शेयरों को खरीदने के लिए इनकी खरीदारी कभी भी की जा सकती है। कारण यह है कि बाजार का मूलभूत स्वभाव ही ऐसा है कि जो धीरज रखता है, उसे भरपूर लाभ मिलता है। आईपीओ क्या है? कोई भी कंपनी जब पहली बार पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक निर्गम जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं। सार्वजनिक निर्गम में जिन आवेदकों को शेयरों का आवंटन होता है, शेयरों की सूचीबद्धता के बाद शेयर बाजार के जरिए उन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। सूचीबद्धता के बाद होने वाले सौदों को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। कंपनी जब अपने विद्यमान शेयरधारकों को ही शेयर प्रस्तावित करती है तो ऐसे निर्गम को राइट निर्गम कहा जाता है, जिसमें शेयरधारकों को अपने शेयरों के अनुपात के आधार पर कंपनी के नए शेयरों में आवेदन करने का अधिकार मिलता है। परंतु इन नए शेयरों के लिए आवेदन करना उसका दायित्व नहीं बनता। कंपनी जब निरंतर लाभ अर्जित करने वाली होती है तो वर्ष दर वर्ष लाभ में से कुछ हिस्सा शेयरधारकों को बतौर लाभांश वितरित करती रहती है। बचे हुए लाभ का हिस्सा जब संचित होता है और उस संचित राशि का पूंजीकरण करके उस राशि से अपने विद्यमान शेयरधारकों को निर्धारित किए गए अनुपात में शेयर निःशुल्क आवंटित किए जाते हैं तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। आईपीओ में आवेदन करते समय ध्यान रखें। किसी भी कंपनी के आईपीओ में आवेदन करते समय निवेशक को यह जान लेना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर कौन हैं। इन प्रमोटरों का पिछला रिकॉर्ड कैसा है। यदि इन प्रमोटरों की कोई अन्य कंपनी हो तो उस कंपनी का वित्तीय कार्य परिणाम कैसा है। कंपनी किस उद्योग क्षेत्र की है, उस उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। कंपनी की भावी योजनाएं क्या हैं, उसका संभावित कार्य परिणाम कैसा होगा। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। इसमें कंपनी के जोखिम पहलुओं की भी जानकारी दी जाती है। अब कंपनियों को अपने आईपीओ के लिए ग्रेडिंग करवानी पड़ती है। यह ग्रेडिंग क्रिसिल सहित विभिन्न ग्रेडिंग एजेंसियां देती हैं। यह ग्रेडिंग कंपनी के फंडामेंटल के आधार पर 1 से 5 के क्रम में दी जाती है। इसमें पहले क्रम की कंपनी फंडामेंटल की दृष्टि से कमजोर समझी जाती है। ऐसी कंपनियों के इश्यू में आवेदन न करना ही अच्छा होता है, जबकि ग्रेड 2 साधारण, ग्रेड 3 अच्छी कंपनी होने का परिचायक है। ग्रेड 4 एवं ग्रेड 5 की कंपनियों का फंडामेंटल मजबूत और उल्लेखनीय स्तर का परिचायक है। शेयर बाजार में पैन का मतलब। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि शेयर बाजार में निवेश करने का सौदा करने या आईपीओ में आवेदन करने के लिए भी अब इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर आवश्यक हैं। इसी प्रकार शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमेट अकाउंट होना भी जरूरी है। पैन कार्ड के बिना डीमेट खाता नहीं खुलवाया जा सकता। इस प्रकार अब शेयरों का सौदा पैन नंबर के बिना संभव नहीं है। इनकम टैक्स के पैन नंबर का नाम सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के इस युग में इनकम टैक्स संबंधी पारदर्शिता बढ़ गई है, इसलिए शेयरों का सौदा करने वाले निवेशकों को इनकम टैक्स की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। शेयरों पर मिलने वाले लाभांश को सरकार ने कर मुक्त रखा है, अर्थात कंपनी अपने लाभ में से शेयरधारकों को प्रतिवर्ष लाभांश के रूप में जो राशि देती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
इसके अतिरिक्त शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार ने अन्य कई कर लाभ भी दिए हैं। शेयरधारक किसी शेयर को जब इसके खरीदने के 12 महीने के अंदर बेचकर लाभ कमाता है तो इस लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लाभ कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस लाभ पर कोई कर नहीं लगता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो निवेशक खरीदे गए शेयरों को 12 महीने के बाद बेचकर उस पर लाभ कमाते हैं तो ऐसे लाभ पर कोई कर नहीं लगता। शेयर बाजार की जानकारी। निवेशकों के बड़े वर्ग में यह प्रश्न भी उठता है कि बीएसई और एनएसई के बीच क्या अंतर है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में विद्यमान शेयर बाजार किन के लिए हैं तथा ये इनसे किस प्रकार भिन्न हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों संपूर्ण कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज हैं। बीएसई देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर सबसे अधिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जबकि एनएसई को स्थापित हुए लगभग 17 वर्ष हुए हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज आज वैश्विक स्तर के बन गए हैं तथा इसके सदस्य देश के किसी भी कोने से इन एक्सचेंजों से सौदे कर सकते हैं। इसके विपरीत विभिन्न राज्यों के शेयर बाजार अब वॉल्यूम विहीन हो गए हैं और अब उन पर होने वाले सौदों की संख्या नगण्य है। इतना ही नहीं, ये शेयर बाजार बंद के बराबर हैं, परंतु ये बीएसई और एनएसई के सदस्य बनकर उस पर सौदा करते हैं। सेंसेक्स और अन्य इंडेक्स क्या है? जब भी शेयर बाजार की बात होती है तो सेंसेक्स शब्द सबसे पहले सुनने या पढ़ने को मिलता है। सेंसेक्स ने 20,000 के स्तर को पार कर लिया या सेंसेक्स टूटा जैसे शीर्षक अखबारों में पढ़ने या टीवी पर सुनने को मिलते हैं। सेंसेक्स बीएसई या बेंचमार्क सूचकांक है जिसमें 12 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों की 30 ब्लू चिप कंपनियों का समावेश है, जिसके कारण इसे बाजार में उतार चढ़ाव का बैरोमीटर समझा जाता है। सेंसेक्स की घट बढ़ बाजार की मंदी या तेजी दर्शाती है। निवेशक जब सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में निवेश करता है तो इस बात का विश्वास रहता है कि उसने जिन कंपनियों में निवेश किया है वे फंडामेंटली और विकास की दृष्टि से अत्यंत समर्थ कंपनियां हैं। इस प्रकार सेंसेक्स को स्क्रिपों के बाद सेंसेक्स में भी खरीद बिक्री की जा सकती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि आपको लगे कि सेंसेक्स बने वाला है तो आप इसके खरीद का वायदा कर सकते हैं, और यदि आपकी धारणा है कि सेंसेक्स घटेगा तो आप इसके बेचने का सौदा कर सकते हैं। इस प्रकार के सौदे सेंसेक्स फ्यूचर्स के सौदे कहलाते हैं। बीएसई के निवेशक कम पूंजी के निवेश में सेंसेक्स में सौदे कर सकें, इसके लिए मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू किया गया है। ब्रोकर की पसंदगी। शेयर बाजार में सौदे सिर्फ पंजीकृत शेयर दलालों के माध्यम से किए जा सकते हैं। निवेशकों को ब्रोकर का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिए और इसका चुनाव करते समय उनके ट्रैक रिकॉर्ड, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहकों के लिए परामर्श सेवा, शोध इत्यादि के उपरांत उनका आपके साथ व्यवहार कैसा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई शेयर ब्रोकर सस्ती सुविधा उपलब्ध करता है, दलाली कम लेता है, लुभावनी और आकर्षक खबरें देता है तो केवल इन गुणों के आधार पर ब्रोकर का चयन करना उचित नहीं है। इसी प्रकार आपको डीमेट अकाउंट खुलवाते समय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की आवश्यकता होती है। ब्रोकरी से लेकर बैंकों तक कोई भी आपका डीपी हो सकता है। यदि आपको अपने ब्रोकर पर भरोसा हो तो आप उसके पास ही अपना डीमेट खाता निकट के किसी बैंक में खुलवा सकते हैं। वर्तमान में अनेक बैंक डीमेट की सुविधा के साथ ट्रेडिंग अकाउंट की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते समय डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड नंबर, अपना फोटो, पते का प्रमाण, बैंक आदि की जानकारी देनी पड़ती है। अब इस तरह के व्यवहार में पारदर्शिता निरंतर बढ़ रही है। ये टिप्स क्या चीज़ है? शेयर बाजार में बार बार आपको टिप्स शब्द सुनने को मिलता है। लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं कि कौन सा शेयर 3 महीने में डबल हो जाएगा, आदि आदि। बाजार की भाषा में ऐसी सलाह को टिप्स कहा जाता है। ऑपरेटर और सटोरिये भारी मात्रा में टिप्स कल्चर को फैलाते हैं, जिसमें सच्ची, झूठी अथवा अफवाहों पर आधारित जानकारी बाजार में फैलती रहती है। निवेशकों को बाजार में फैली हुई टिप्स से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तेजी के समय बाजार में टिप्स कल्चर और ज़्यादा विकसित हो जाता है। टिप्स का कोई ठोस आधार नहीं होता, जिसके कारण इसके आधार पर किए गए सौदों में जोखिम की मात्रा काफ़ी होती है। प्रायः देखा गया है कि नए निवेशक बाजार की इन टिप्स के प्रलोभन में आकर अपने पसीने की गाढ़ी कमाई लगा बैठते हैं और बाद में नुकसान उठाने पर पछताते हैं। बीएसई ने हिंदी भाषी निवेशकों के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई है। hindi.bseindia.com पर आपको सवेरे से देर रात तक विभिन्न कंपनियों तथा एक्सचेंज द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इस साइट पर निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। बीएसई की इस साइट पर रोज शाम को शेयर बाजार के रुझान का विवरण भी उपलब्ध है, जिसके विषय में सामान्यतया आपको अगले दिन अखबार से जानकारी मिलती है या रात को टीवी पर समाचारों से। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर शेयर बाजार से संबंधित अनेक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर निवेशक को निवेश का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। चैप्टर 3 नए निवेशक, समस्याएं और समाधान। शेयर ब्रोकर का चुनाव कैसे करें?
BSE और NSE की वेबसाइट पर ब्रोकरों की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रोकर भी अपनी जानकारियां अनेक माध्यमों से प्रकाशित करवाते रहते हैं, परंतु शेयर ब्रोकर का चुनाव करते समय उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर लेना चाहिए और यदि वह आपके घर व ऑफिस के निकट हो तो उसका चयन सुविधाजनक होगा। अब तो अनेक बैंक भी ब्रोकिंग का कारोबार करते हैं, उनमें से भी किसी को चुना जा सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में किसका चुनाव करें? जहां तक हो सके, यदि आपका ब्रोकर ऐसी सेवा उपलब्ध कराता है तो उसी से यह सेवा लें अथवा अपने घर या ऑफिस के निकट इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने वाले को अपना DP चुनें। अधिकांश बैंक DP हैं, उसमें से अपनी पसंद के बैंक के पास डीमेट खाता खुलवाएं। आप अपने डीमेट अकाउंट का रिकॉर्ड ठीक ठाक रखें, उसको दी जाने वाली सूचना ठीक से रखें, अपनी इंस्ट्रक्शन स्लिप को संभाल कर रखें। कंपनियों, ब्रोकरों या DP के विरुद्ध शिकायत हो तो क्या करें? कंपनियों के विरुद्ध शिकायत होने पर शेयर बाजार के इन्वेस्टर सर्विस विभाग के अतिरिक्त सेबी से संपर्क किया जा सकता है। ब्रोकर के विरुद्ध शिकायत होने पर शेयर बाजार में शिकायत की जा सकती है और यदि शेयर बाजार संतोषजनक समाधान न करे तो इसकी शिकायत सेबी से भी की जा सकती है। DP के विरुद्ध शिकायत होने पर यह शिकायत डिपॉजिटरी के पास की जा सकती है। इस मामले में भी अंतिम पड़ाव सेबी ही है। कंपनियों के बारे में जानकारी लेने का क्या रास्ता है? बिजनेस चैनलों, अखबारों और आर्थिक समीक्षा करने वाली कंपनियां इससे संबंधित समाचार देती रहती हैं। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार की वेबसाइट पर भी कंपनियों के परिणाम से लेकर अन्य डेवलपमेंट के समाचार आते रहते हैं। कंपनियों की स्वयं की वेबसाइट पर भी जानकारियां उपलब्ध हैं। स्वतंत्र रिसर्च एजेंसियां और ब्रोकरों की रिसर्च रिपोर्टों की जानकारियां भी समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। TV न्यूज चैनलों पर भी कंपनियों के नवीनतम समाचार आते रहते हैं। शेयर ब्रोकर या DP के पास खाता खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयर ब्रोकर को एक ग्राहक के रूप में आपको तमाम जानकारी देनी होती है और एक करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तदुपरांत ब्रोकर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। इस प्रकार DP को भी अपनी जानकारी देनी होती है। विशेष बात यह है कि खाते खुलवाने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स पैन परमानेंट अकाउंट नंबर देना जरूरी है। इसके बिना ब्रोकर या DP के पास खाता नहीं खुलवाया जा सकता है। शेयर बाजार में सौदा करने या शेयर रखने के लिए पैन अब आवश्यक हो गया है। चैप्टर 4 शेयर बाजार में उथल पुथल की कहानी। तारीख 21 जनवरी 2008, दिन सोमवार, जगह दलाल स्ट्रीट, मुंबई। यहाँ हर चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। कुछ लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कल तक जो करोड़पति थे, आज उनकी जेबें एकदम खाली हैं। शेयर बाजार के भूकंप की यह सुबह भारतीय शेयर बाजार का काला सोमवार कहलाएगा। आज के दिन बाजार 1408.35 अंक गिरा। महज एक दिन में इतिहास की यह सबसे बड़ी गिरावट थी। इस नुकसान को अगर भारतीय मुद्रा में नापें तो बात समझ में आती है। एक ही दिन में यह शेयर बाजार निवेशकों के करोड़ों रुपए निगल गया। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े पूंजीपति तक इसकी मार की जद में आ गए। इस गिरावट को लेकर सभी के अपने अपने आकलन थे। विशेषज्ञ शेयर बाजार की इस उल्टी करवट के लिए अमेरिकी बाजार में आई मंदी को जिम्मेदार मान रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेयर दलाल सेबी के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस काले सोमवार ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया। कई मजबूत माने जाने वाले सूचकांक भी खुलते ही धम से जमीन पर आ गए। सूचकांक में गिरावट अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि पूरा हफ्ता ही शेयर बाजार को मायूस करने वाला था। जहां एक और पूरी दुनिया का मीडिया इस गिरावट पर हाय तौबा मचा रहा था, वहीं आम आदमी के लिए यह एक रोमांचक खबर के अलावा कुछ नहीं था। ज़्यादातर लोगों को इतने बड़े नुकसान का मतलब ही समझ नहीं आया। शेयर बाजार की दुनिया से दूरी ने लोगों को इस त्रासदी का सही अंदाजा ही नहीं लगने दिया और शेयर बाजार का यह सुनामी लोगों की सहानुभूति को विशेषज्ञों के साथ नहीं जोड़ पाया, क्योंकि आम आदमी के लिए ये सब महज एक जुआ है। आम आदमी इस दुनिया के बारे में बहुत ही कम जानता है और न जाने कितने पूर्वग्रह पाले बैठा है। हालांकि सूचना क्रांति ने इसकी शब्दावली को काफ़ी प्रचलित कर दिया है, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ से लोगों का कम ही परिचय है। शेयर बाजार को लेकर बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं। इन प्रश्नों के जवाब मनसुखानी की सफलता से मिल सकता है। एक कहानी। आम आदमी को शेयर बाजार की अबूझ पहेली को समझने के लिए मनसुखानी की कहानी समझनी पड़ेगी। इस कहानी में मन्नू भाई भी एक किरदार हैं, जो एक बड़े उद्योगपति हैं और शेयर बाजार में उनकी कंपनी को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह मनसुखानी जैसे आम आदमी की मन्नू भाई के बराबर या उनसे आगे जाने की कहानी है। जैसा कि अभी बताया गया कि मनसुखानी एक आम आदमी है जो एक साधारण नौकरी करते हैं। इस आय में वे अपने परिवार की ज़रूरतों को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जीवन को ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त आय के स्रोत की ज़रूरत महसूस होती है। शेयर बाजार को वे अतिरिक्त आय के विकल्प के रूप में देखते हैं, लेकिन वे पैसा लगाने में झिझक भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र की कोई समझ नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने शेयर बाजार विशेषज्ञ की ओर रुख किया।
वे समझना चाहते थे कि शेयर क्या होता है और उसमें निवेश करने से फ़ायदा किस तरह होता है। बड़ी कंपनी के छोटे मालिक। शेयर का हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है बांटना। वास्तव में यह प्रक्रिया बांटने की ही है। इसे मन्नू भाई समझा सकते हैं। मन्नू भाई एक जाने माने व्यापारी हैं और उनके पास व्यवसाय का अच्छा अनुभव है। वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस विस्तार के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन एक अच्छी कार्ययोजना है। बैंक से भी इतनी बड़ी राशि उधार नहीं मिल सकती। अब उनके पास पूंजी एकत्रित करने का एक ही रास्ता है। वे अपनी योजना में आम आदमी को हिस्सेदार बना लें। वह शेयर जारी करके आम जनता से अपनी इस योजना में भागीदार होने को कहते हैं। शेयर यानी हिस्सेदारी उनकी कंपनी की तरफ से एक प्रस्ताव है जो आप निश्चित रकम पर खरीद सकते हैं। इस तरह एक आम आदमी अपनी पूंजी के हिसाब से उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदता है और लाभ में हिस्सेदार हो जाता है। मनसुखानी अपना निवेश ऐसी ही कंपनी में छोटे हिस्सेदार के रूप में करेंगे। लेकिन मनसुखानी का अगला सवाल है कि इस हिस्सेदारी की भी कुछ शर्तें होती होंगी और क्या उन्हीं शर्तों के आधार पर अलग अलग तरह के शेयर होते हैं। तरह तरह की हिस्सेदारी। मनसुखानी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से दो तरह के शेयर खरीद सकते हैं। पहले तरह के शेयर को अधिमानित शेयर कहते हैं और दूसरे तरह के शेयर को इक्विटी शेयर कहते हैं। एक अधिमानित शेयर प्रेफरेंशियल शेयर। अधिमानित शेयर पर एक मनसुखानी को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इस तरह के शेयर धारक को लाभ में से सबसे पहले हिस्सा मिलता है। इस शेयरधारक यानी मनसुखानी को कंपनी का हिस्सेदार नहीं माना जाता है। लाभ के आधार पर अधिमानित शेयर भी तीन तरह के होते हैं। क असंचयी अधिमानित शेयर नॉन क्यूलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। यदि कंपनी किसी कारणवश पहले साल लाभ नहीं कमाती है और इसकी जगह दूसरे वर्ष में लाभ कमाती है तो इस स्थिति में मनसुखानी दोनों वर्ष में लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते हैं। ख संचयी अधिमानित शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। यदि संस्था या कंपनी किसी वजह से पहले वर्ष लाभ नहीं कमाती और दूसरे वर्ष लाभ की स्थिति में आती है तो इस स्थिति में मनसुखानी दोनों वर्ष लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। ग विमोचनशील अधिमानित शेयर रिडीम्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। इस तरह के शेयर धारक को उसकी पूंजी का निश्चित समय के बाद लाभांश के साथ लौटा दी जाती है। इस प्रकार के शेयर धारकों का कंपनी से जुड़ाव पूरी तरह अल्पकालिक होता है और कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। 2 इक्विटी शेयर। इस शेयर को आमतौर पर ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जाना जाता है। इक्विटी ही किसी कंपनी में हिस्सेदारी को निर्धारित करती है। वास्तव में इक्विटी शेयरधारक कंपनी के हितों व अहितों से सीधा जुड़ा होता है और कंपनी के लाभ हानि का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि मनसुखानी इस तरह के शेयर खरीदते हैं तो उनका लाभ कंपनी के लाभ से जुड़ जाता है। यदि कंपनी हानि कमाती है तो उसके शेयरों का मूल्य प्रभावित होता है और मनसुखानी को नुकसान होता है। यदि कंपनी लाभ कमाती है तो मनसुखानी को भी लाभ होता है। इसे कंपनी की सदस्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे कंपनी के फैसलों पर अपनी राय और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्विटी शेयरधारकों को उनका लाभ अधिमानित शेयरधारकों को उनका लाभ देने के बाद भी बांटा जाता है। आजकल शेयर शब्द का अर्थ इक्विटी शेयर से भी लगाया जाता है। बोनस शेयर का फायदा। मनसुखानी की कंपनी को इस वर्ष बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। ऐसे में कंपनी के पास लाभांश का वितरण करने के पश्चात भी काफ़ी धन शेष रह जाता है। इस लाभांश को बांटने के लिए उन्हें इक्विटी शेयर की शर्त दे दी जाती है और उन्हें अनुपात में अपने शेयरधारकों के बीच बांट दिया जाता है। इन अतिरिक्त शेयरों को ही बोनस शेयर कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी के शेयरधारकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन मनसुखानी के पास शेयर की संख्या बढ़ जाती है। बोनस शेयर का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सरकार को अधिक लाभ पर कर नहीं देना पड़ता। राइट इश्यू का माजरा। मनसुखानी ने जिस कंपनी में धन लगाया है वह नए शेयर जारी करती है, लेकिन कंपनी हिस्सेदारों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने पुराने शेयरधारकों को ही उनके शेयर के अनुपात में नए शेयर जारी कर देती है। इन शेयरों को अंकित मूल्य के बराबर या फिर बाजार मूल्य से कम दाम पर शेयरधारकों को मुहैया करवाया जाता है। ऐसे शेयर ही राइट इश्यू कहलाते हैं। बाजार प्रतिष्ठा और बाजार मूल्य। शेयर की खरीद फरोख्त के आधार पर दो तरह के बाजार होते हैं। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट में ही जारी करती है। शेयर बाजार में आने से लेकर आवंटित और सूचीबद्ध होने तक सारा काम इसी बाजार में किया जाता है। प्रत्येक शेयर पर एक निश्चित मूल्य अंकित होता है जिसे कंपनी का प्रोत्साहक यानी मन्नू भाई निर्धारित करते हैं। कंपनी इसी मूल्य पर शेयर को प्राथमिक बाजार में जारी करती है। इसके बाद आगे की खरीद फरोख्त के लिए द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यदि मनसुखानी अपने शेयर सीधे कंपनी से खरीदते हैं तो यह सौदा प्राथमिक बाजार में होगा। द्वितीयक बाजार में शेयर का सौदा अंकित मूल्य से ज़्यादा होगा। यह कंपनी की बाजार प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। कंपनी की बाजार प्रतिष्ठा जितनी ज़्यादा होगी उसके शेयरों का बाजार मूल्य भी उतना ही ज़्यादा होगा।
शेयर को समझने के बाद मनसुखानी के पास दूसरी समस्या यह थी कि इन शेयरों को कहाँ खरीदा बेचा जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। कहने का मतलब शेयर बाजार क्या है और यह किस तरह काम करता है। बाजार में बाजीगरी। मन्नू भाई, कोई कंपनी अपने शेयरों को जारी तो करना चाहती है, लेकिन इन शेयरों को बेचने के लिए उन्हें शेयर बाजार का सहारा लेना पड़ेगा। शेयर बाजार में नई व पुरानी प्रतिभूतियां और शेयर बेचे तथा खरीदे जाते हैं। मन्नू भाई शेयर बाजार के माध्यम से अपने शेयर बेचकर पूंजी उगाहेंगे और उनकी संस्था पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में जानी जाएगी। प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। इस प्रकार की कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति या संस्था को कंपनी प्रोत्साहक या प्रमोटर्स कहा जाता है। मन्नू भाई अपनी कंपनी के प्रोत्साहक या प्रमोटर हैं। प्रोत्साहक या प्रमोटर की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ये प्रोत्साहक ही कंपनी के नियमों को निर्धारित करते हैं। शेयरों की संख्या, प्रतिशत और मूल्य आदि भी यही प्रोत्साहक निर्धारित करते हैं। कंपनी का गठन हो जाने के पश्चात उसका कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन किया जाता है। इसके बाद ही किसी कंपनी को शेयर या ऋणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शेयर और ऋणपत्र में एक बड़ा अंतर होता है। शेयर कंपनी में स्वामित्व को निर्धारित करता है, जबकि ऋणपत्र पर एक निश्चित रूप से ब्याज अदा किया जाता है। शेयरधारक को कंपनी के लाभ के आधार पर उसका हिस्सा दिया जाता है। बरगद का पेड़ और स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है। इस खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखने का काम स्टॉक एक्सचेंज को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला शेयर बाजार बेल्जियम के एंटवर्प शहर में वर्ष 1531 के आसपास खोला गया था, लेकिन अधिकृत रूप से देखें तो विश्व का पहला शेयर बाजार वर्ष 1602 में नीदरलैंड ने एम्स्टर्डम शहर में स्थापित किया गया था। भारत में पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 में बंबई के स्थानीय दलालों की एक एसोसिएशन के रूप में सामने आया। इसका नाम रखा गया नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इस एसोसिएशन की स्थापना से पहले ये दलाल एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर शेयरों की खरीद फरोख्त करते थे। शेयरों का यह असंगठित बाजार भारत में 1840 के आसपास से ही काम कर रहा था। इसी बरगद के पेड़ के नीचे बीएसी का जन्म हुआ। यह बरगद का पेड़ वर्तमान हर्निमल सर्किल के पास टाउन हॉल के नज़दीक हुआ करता था। वैसे दलाल संख्या व जरूरत के मुताबिक जगह बदलते रहे और आखिर में उन्हें वर्ष 1874 में आकर एक स्थायी जगह मिली। इसी जगह को अब दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1894 में अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। इसमें स्थानीय कपड़ा उद्योग के शेयरों की खरीद फरोख्त की जाती थी। 1908 में कलकत्ता में भी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। स्टॉक एक्सचेंज की प्रगति पर दूसरे विश्व युद्ध ने काफ़ी प्रभाव डाला। 1939 में जब लड़ाई शुरू हुई तब भारत में सिर्फ 7 स्टॉक एक्सचेंज थे और 1945 में लड़ाई खत्म होने तक एक्सचेंजों की संख्या 21 हो गई थी। आज भारत में 24 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत में इन एक्सचेंजों को प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1956 के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है। इसके बाद विभिन्न आधारों पर एक्सचेंजों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा जाता है। शेयर बाजार के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद मनसुखानी अब इस स्थिति में आ गए थे कि निवेश की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि वे अभी भी थोड़े असमंजस में थे कि शुरुआत किस तरह की जाए। कुछ पुराने दोस्त जो इस बाजार में पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने मनसुखानी को एक डीमेट अकाउंट खुलवाने की सलाह दी। दोस्तों ने बताया कि डीमेट अकाउंट के बिना शेयर खरीद पाना नामुमकिन है। यह शेयर बाजार में निवेश करने की अनिवार्य शर्त है। मनसुखानी के लिए अब यह जानना जरूरी था कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और किस तरह इस खाते की देखरेख की जाती है। बिना बैंक का खाता। जिस तरह मुद्रा के परिचालन और सुरक्षा के लिए आपको बैंक की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह शेयर बाजार में शेयर की खरीद फरोख्त के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमेट का अर्थ डीमेटेरियलाइज से लगाया जाता है। इसका मतलब है कि आपको किसी कंपनी की संपत्ति अमौखिक या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो गई है। उसी का हिसाब किताब रखने के लिए डीमेट अकाउंट की व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि भौतिक रूप से लेन देन के दौरान संपत्ति के फर्जी होने, चोरी होने या फिर नकली होने की आशंका समाप्त हो जाए। दरअसल यह एक तरह का बैंक अकाउंट होता है जिसमें मुद्रा का स्थान शेयर ले लेता है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको निकटतम डिपॉजिटरी तक अपनी पहुंच बनानी होगी। डीमेट अकाउंट मूल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर देता है। आप जब भी नए शेयर खरीदते या बेचते हैं, उसी के हिसाब से इस अकाउंट को दुरुस्त कर दिया जाता है। डिपॉजिटरी की पहेली। सन 1992 के शेयर घोटाले के बाद से ही सरकार कोई ऐसा तरीका खोजना चाह रही थी जिसमें शेयरों के व्यापार पर नज़र रखी जा सके और उसे नियमित बनाया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने शेयर प्रमाण पत्रों का भौतिक आदान प्रदान रहित निक्षेप नीति डिपॉजिटरी प्रणाली अपनाने का फैसला किया।
इस प्रणाली में शेयरों के स्वामित्व को साबित करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं रखना होता है। इसका उद्देश्य मालिकाना हक के रखरखाव से संबंधित होता है। सेबी ने डिपॉजिटरी अधिनियम के अंतर्गत 2 डिपॉजिटरी कंपनियों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को पंजीकृत कर दिया है। यह दोनों डिपॉजिटरीज ही डीमेट अकाउंट की देखरेख करती हैं। मनसुखानी को अब यह समझ में आ चुका था कि शेयर बाजार में जाने का रास्ता डीमेट अकाउंट से होकर जाता है। मनसुखानी डीमेट अकाउंट खुलवाने में सफल हो जाते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वाली कई बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे ब्रोकर तक डीमेट अकाउंट खुलवाने का काम करते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मनसुखानी के सामने दूसरी बड़ी समस्या यह आई कि वह किन कंपनियों में निवेश करें ताकि ज़्यादा धन सुरक्षित तरीके से कमा सकें। इस बाबत मनसुखानी ने एक ब्रोकर या दलाल से संपर्क किया। ब्रोकर ही शेयर बाजार के तमाम सौदों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वे शेयर के खरीदार और विक्रेता के बीच सेतु का काम करते हैं। निवेश की रणनीति। हर एक एक्सचेंज खरीद व फरोख्त के काम पर नज़र रखते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सभी खरीद फरोख्त एक निश्चित चैनल या स्रोत के जरिए हो, जिसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज जानता हो और वह भी एक्सचेंज को जानकारी मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध हो। दलाल या ब्रोकर इसी चैनल का काम करते हैं। दलाल बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को उस एक्सचेंज में, जिसमें वह काम करना चाहता है, पंजीकृत करना पड़ता है। पंजीकरण के बाद वह अधिकृत रूप से शेयरों के बेचने खरीदने का काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता से शेयर खरीद व बेच सकता है और बदले में ब्रोकर को कुछ रकम कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। इस तरह की सभी खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड ब्रोकर एक्सचेंज को मुहैया कराता है। मनसुखानी को उस ब्रोकर ने कुछ सुझाव दिए, जिस पर कुछ दिन विचार करने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी को 3 भागों में बांटा। पहला भाग उन्होंने प्रतिष्ठित शेयरों या ब्लू चिप शेयर को खरीदने में खर्च किया। ब्लू चिप की बचत। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से लगातार उन्नति कर रहे हों, आगे बढ़ रहे हों तथा भविष्य में भी और विकास होने की संभावना हो, ऐसी कंपनियां ब्लू चिप्स कंपनियां और इनके शेयर ब्लू चिप्स शेयर कहलाते हैं। मनसुखानी ने बाकी बचे पैसों का दूसरा भाग म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया और तीसरे भाग को एक आईपीओ में निवेशित किया। फायदे वाले म्यूचुअल फंड्स। यह शेयर बाजार में निवेश का एक तरीका होता है। इस तरीके में बड़े बैंक और इन्वेस्टर आम आदमी से पैसा इकट्ठा करके विशेषज्ञों की राय पर निवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में नुकसान होने की संभावना सबसे कम होती है, लेकिन 100% फायदे की संभावना यहाँ भी नामुमकिन शर्त है। आईपीओ का पहला कदम। यह किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी की राह पर पहला कदम होता है। यह किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्टॉक सेल होता है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाती है। आईपीओ का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इस प्रस्ताव में कोई कंपनी आम जनता के पास अपनी योजना लेकर जाती है और उसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। वैसे आईपीओ को जोखिम भरा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि निवेशक को और खासकर छोटे निवेशक को यह पता नहीं होता है कि यह कंपनी आगे किस तरह काम करेगी और उसका बाजार भविष्य क्या होगा। इसमें धन लंबे समय के लिए फंस जाता है और सफलता भी अनिश्चित होती है। इन तीनों भागों में निवेश करने से मनसुखानी के नुकसान की संभावना कम हो गई और फायदे की संभावना में बढ़ोतरी हो गई। शेयर बाजार का सूत्र है कि कभी अपने सभी अंडे एक ही थैली में मत रखो। मनसुखानी का निर्णय फायदे वाला साबित हुआ। उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने कुछ बड़े सौदों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके पास अब इतना पैसा था कि वे उससे कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते थे। आखिर में वे ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन एक दिन उनके ब्रोकर ने बताया कि सेंसेक्स नीचे आ गया है, इसलिए उनके शेयरों के भाव कम हो गए हैं और वे फिलहाल लाभ लेने की स्थिति में नहीं हैं। मनसुखानी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सेंसेक्स गिरने से उन्हें नुकसान कैसे हो गया। उनके मन में सेंसेक्स को लेकर कुछ सवाल थे। उन्हें अभी भी सूचकांक का गणित समझ नहीं आया था, क्योंकि वे अभी इस प्रक्रिया में न उलझकर अब तक ब्रोकर के सुझावों और व्यापारिक संभावनाओं के आधार पर ही फैसले ले रहे थे। बाजार का थर्मामीटर। बाजार की स्थिति नापने वाला थर्मामीटर ही इंडेक्स कहलाता है। कि स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों की मांग कितनी ज़्यादा या कम है, इसका निर्धारण इंडेक्स देखकर किया जाता है। इंडेक्स ज़्यादा होने या ऊपर जाने का मतलब बाजार के मजबूत होने से है। इस स्थिति में शेयरों की मांग बढ़ती है और उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। इंडेक्स कम होने या फिर नीचे आने का मतलब बाजार कमज़ोर होने से है। ऐसी स्थिति में शेयरों की मांग कमज़ोर हो जाती है और शेयरों के दाम गिर जाते हैं। इंडेक्स बाजार को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह तो खुद बाजार से प्रभावित होता है। सेंसेक्स की कहानी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है। यह सूचकांक वर्ष 1986 में अस्तित्व में आया था। सेंसेक्स का पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स है। सेंसेक्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल एक आर्थिक विश्लेषक दीपक मोहानी ने किया था। सेंसेक्स बीएसई की 30 बड़ी कंपनियों के शेयर पर आधारित होता है।
इसका आधार वर्ष 1978-79 है। आधार वर्ष का मतलब यह है कि इस वर्ष में सेंसेक्स की गणना 100 से शुरू हो गई थी। आधार वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 1979 से मानी जाती है। अन्य इंडेक्सों की तरह ही सेंसेक्स के ऊपर चढ़ने का मतलब शेयरों के भाव उछलने से लगाया जाता है और सेंसेक्स का लुढ़कना शेयरों के गिरते भावों की तरफ इशारा करता है। सेंसेक्स की गणना करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाजार की सबसे बड़ी 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। सूचकांकों की गणना की यह सबसे सटीक और प्रचलित विधि है। मार्केट कैप का गणित। किसी कंपनी का शेयर मूल्य ही मार्केट कैप कहलाता है। इसे मन्नू भाई के उदाहरण से समझा जा सकता है। मन्नू भाई ने बाजार में अपनी कंपनी के 10 शेयर जारी किए हुए हैं और उनकी बाजार कीमत 10,000 रुपये प्रति शेयर है, तो उनकी कंपनी के शेयरों की कीमत को शेयरों की संख्या से गुना करने पर उनकी कंपनी का मार्केट कैप निकाला जा सकता है। सीधे शब्दों में, यदि किसी कंपनी के शेयर के बाजार मूल्य को उस कंपनी के शेयरों से गुना किया जाए तो प्राप्त होने वाला गुणनफल ही कंपनी का मार्केट कैप कहलाता है। इसी मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण लार्ज कैप बड़ी कंपनी, मिड कैप मझोली कंपनी और स्मॉल कैप छोटी कंपनी के रूप में किया जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप बनाम सेंसेक्स। सेंसेक्स में शामिल की जाने वाली 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है। इसके बाद इन सभी कंपनियों के मार्केट कैप को जोड़कर कुछ गणना की जाती है। अब इसकी गणना सेंसेक्स के आधार वर्ष के सापेक्ष की जाती है। इस आधार पर जो परिणाम सामने आता है वही सेंसेक्स का अंक है। उदाहरण के लिए, यदि 100 करोड़ के लिए सेंसेक्स का अंक यदि 4 था तो 200 करोड़ के लिए यह 8 पर निर्धारित होगा और 400 करोड़ के लिए यह 16 अंक पर निर्धारित होगा। मार्केट कैप में बदलाव शेयरों में वृद्धि या फिर शेयरों के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी के कारण हो सकता है। विश्वास वाले शेयर बीएसी ने कंपनियों और प्रदर्शन के आधार पर शेयरों को श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। इन श्रेणियों में ए, B1, B2, F, T, TS और जेड ग्रुप शामिल हैं। इनमें सबसे कम विश्वसनीय जेड ग्रुप के शेयर होते हैं। जो कंपनियां शेयरधारकों का ख्याल नहीं रखती हैं और अर्थव्यवस्था के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाती या फिर शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करती हैं, उन कंपनियों के शेयर को जेड ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। जेड ग्रुप में शामिल कंपनियों में निवेश करना सुरक्षित नहीं होता है और उनमें नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। ए ग्रुप की कंपनियां सबसे बेहतरीन होती हैं। इनका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, इसलिए इस ग्रुप की कंपनियों में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। सेंसेक्स और शेयर बाजार को जानने के बाद मनसुखानी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर उनके जैसे हजारों निवेशक इस बाजार में लाखों करोड़ों का लेन देन करते हैं। इन सब का हिसाब कौन रखता है और कभी कोई धोखाधड़ी हो तो उसकी जांच और उस पर नज़र रखने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। वे अपनी शिकायत लेकर किसके पास जा सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब में उनके सामने एक नाम आया, सेबी। बाजार का प्रैरी। देश में फिलहाल काम कर रहे एक्सचेंज पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की। सेबी का निर्माण निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। इस बोर्ड का गठन ऐसे दावे की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश की सहायता से इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी एक्सचेंजों में होने वाले काम को पारदर्शी बनाए रखने पर ध्यान देती है और निवेशकों के हित का ध्यान रखती है। इस हित के लिए नियमों को निर्धारित करने का अधिकार भी सेबी के पास ही है। इन सब जानकारियों से मनसुखानी को एक बात समझ आई कि किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना जरूरी है, नहीं तो शेयर बाजार में निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा। इन सब जानकारियों के बाद अनुभव का स्थान आता है। इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी फायदेमंद होती है, इसलिए मनसुखानी समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहते थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मनसुखानी एक समझदार निवेशक समझे जाने लगे। इस समझदारी ने उनके सामने पैसों को भंडार लगा दिया। अपनी साख का फायदा उठाते हुए उन्होंने निवेश कंपनी शुरू की जो लोगों के पैसों को एक निश्चित कमीशन पर शेयर बाजार में लगाती थी। अनुभव ने एक बार फिर रंग दिखाया और मनसुखानी एक बार फिर सफल हो गए। सफलता के घोड़े पर सवार मनसुखानी ने जल्दी ही एक केमिकल फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। अपनी योग्यता के बल पर वे एक दिन अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर लोगों के सामने आए। एक शेयर का खरीदार आज कंपनी मालिक और शेयर विक्रेता बन गया। यही शेयर बाजार का जादू है। चैप्टर 5 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। आजकल पोर्टफोलियो शब्द काफ़ी प्रचलन में है। इसके पहले सामान्य रूप से पोर्टफोलियो की जगह बचत शब्द का उपयोग होता था। व्यक्ति अपनी आय में से भावी आवश्यकताओं एवं सुरक्षा के लिए नियमित रूप से बचत करता रहता है और अपनी इसी बचत को विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करता रहता है ताकि उसकी बचत पर ब्याज के साथ साथ पूंजी वृद्धि का लाभ भी मिलता रहे। सामान्य शब्दों में कहें तो व्यक्ति की बचत की पोटली ही पोर्टफोलियो है।
इसमें बचत बैंक, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरबीआई बॉन्ड व कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि का समावेश हो सकता है, जबकि शेयर बाजार में पोर्टफोलियो शब्द का प्रयोग विभिन्न कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश की पोटली से है। अब यह शब्द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अर्थात पीएमएस के नाम से प्रचलित हो रहा है। धन कमाने के साथ उसका व्यवस्थित निवेश करना एक कला है। यदि कोई व्यक्ति इस कला में विफल हो जाए तो उसकी मेहनत की कमाई नष्ट हो जाती है। इस जोखिम से छुटकारा पाने के लिए अब लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की सहायता लेने लगे हैं। अधिकांश लोगों के पास अपना व्यवसाय या नौकरी करने के बाद खुद का पोर्टफोलियो प्रबंधित करने का समय नहीं बचता, और फिर मात्र समय ही एक समस्या नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए उसकी समझ भी होना जरूरी है। आज पूंजी बाजार में विभिन्न प्रकार के निवेश से लोग धनी हो गए हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ विविधता और जटिलता भी बढ़ी है। ऐसे में उसे प्रबंधित करने के लिए विशेष कुशलता की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि पोर्टफोलियो और उसका मैनेजमेंट है क्या। व्यक्ति को शेयरों का पोर्टफोलियो क्यों तथा कैसे करना चाहिए और उस पर किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। सामान्य भाषा में समझने के लिए हम उदाहरण स्वरूप मान लें कि किसी राजेश शर्मा को पब्लिक इश्यू में आवेदन करने पर 2 कंपनियों के 300 शेयर मिल गए और उसके डीमैट खाते में जमा हो गए। उसके बाद उसने बाजार से 2 अन्य कंपनियों के 500 शेयर खरीद लिए। बाजार में तेजी का रुझान देखते हुए राजेश शर्मा को ज़्यादा शेयर खरीदते रहने का मन होने लगा और उसने पिछले 6 महीनों में 8 से 10 कंपनियों के 200 से 2000 तक शेयर खरीद डाले। इन सब शेयरों को उसने लगभग 3.50 लाख रुपए में खरीदा। बाजार में तेजी रही और उसके पास जमा सभी शेयरों का बाजार मूल्य बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया, तो यह कहा जा सकता है कि उसके पास 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। इसे राजेश शर्मा का पोर्टफोलियो कहा जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक निवेशक अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकता है, फिर भले ही उसमें 2 कंपनियों के शेयर हों या 22 कंपनियों के शेयर। कहावत है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, कारण कि यदि टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी प्रकार अपनी सारी पूंजी किसी एक कंपनी में निवेश नहीं करनी चाहिए। अच्छा यह होगा कि आप अलग अलग कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीदकर अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। इसका कारण यह है कि इस बात की संभावना कम रहती है कि शेयर बाजार की मंदी में आपके सारे शेयरों के भाव उतने ही टूट जाएं। आपके 2 शेयरों के भाव घट सकते हैं तो 2 शेयरों के भाव बढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियों के शेयर रखने से जोखिम कम हो जाती है। पीएमएस सेवा 2 प्रकार की होती है। एक में आप फंड मैनेजमेंट को अपनी पसंद के शेयर खरीदने बेचने की सूचना देते हैं और फंड मैनेजर भी आपको ऐसी सलाह देते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की सेवा में आपको फंड मैनेजर को मात्र रकम देनी होती है तथा उस रकम को वह किन किन कंपनियों में निवेश करेगा इसका निर्णय फंड मैनेजर स्वयं करता है और आपको उस पर प्रतिफल देता है। पीएमएस के मामले में आप जिस मैनेजर से यह सेवा लें उसकी कुशलता पर आपका विश्वास होना जरूरी है। आपके तथा फंड मैनेजर के बीच पारदर्शिता भी होनी चाहिए। इसी प्रकार की सेवाएं म्यूचुअल फंड, बैंक, ब्रोकिंग कंपनियां, रिसर्च हाउस और प्राइवेट कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। पीएमएस के 10 चरण। 1. आप 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ शेयर बाजार में निवेश करने को तैयार हैं। 2. आपके पास इसके लिए जानकारी और समझ का अभाव है। 3. नौकरी या धंधे में व्यस्त रहने के कारण आपके पास इसके लिए समय नहीं है। 4. आप पोर्टफोलियो मैनेजर के संपर्क में रहते हैं। 5. पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी जोखिम उठाने की क्षमता इच्छा के आधार पर आपके शेयरों का पोर्टफोलियो तैयार करेगा। 6. इस पोर्टफोलियो के आधार पर आपको प्रतिफल मिलेगा। 7. पोर्टफोलियो मैनेजर की सेवा लेने के बाद आपको प्रतिवर्ष प्रतिफल मिलेगा, बाकी चिंता मैनेजर की। 8. पोर्टफोलियो मैनेजर इस सेवा के लिए खुद की निर्धारित फीस लेगा। 9. शेयर बाजार में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश किए बिना बाजार की तेजी का लाभ इस सेवा द्वारा किया जा सकता है। 10. इस सुविधा से हासिल होता है मानसिक सुख व शांति। ऑनलाइन मार्गदर्शन। देश की अनेक इन्वेस्टमेंट से संबंधित वेबसाइट भी पीएमएस की अनोखी सेवा उपलब्ध कराती हैं। अलबत्ता ये वेबसाइट आपका फंड मैनेज नहीं करती, परंतु आपका पोर्टफोलियो अपने आप बनाने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। उसका हिसाब किताब करके आपको उसका पूरा रिकॉर्ड देती हैं। उदाहरण स्वरूप आपके पास 12-15 अलग अलग कंपनियों के अलग अलग संख्या में शेयर हैं तो आप संबंधित वेबसाइट की इस सुविधा के लिए अपना पंजीकरण करा लें। उस वेबसाइट पर आपको बाजार के वर्तमान भाव के आधार पर होने वाले मूल्य परिवर्तन की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। मनी कंट्रोल, बीएसई इंडिया जैसी वेबसाइटें यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। इतना ही नहीं, इनसे आपको बाजार एवं उन कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार भी निःशुल्क मिलते रहेंगे। खुद बनाएं अपना पोर्टफोलियो। फर्ज कीजिए कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्हें बढ़िया तनख्वाह वाली नौकरी मिली है। आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, कपड़े, खान पान और मनोरंजन पर उचित रूप से रकम खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर महीने के अंत में आप कुछ पैसा बचाने में कामयाब रहते हैं।
एक तरफ आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपकी रकम बचत खाते में बेकार पड़ी हुई है और दूसरी तरफ आपके ऐसे दोस्त व रिश्तेदार हैं जो निवेश के बारे में बातचीत करने पर आपको बेवकूफ़ ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। इन सभी विचारों को कुछ वक्त के लिए दरकिनार कर दीजिए। क्या कोई ऐसा वाकया याद है जब किसी ने आपको नामुमकिन सा दिखने वाले काम को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती दी हो और आपको उसमें कामयाबी मिली हो? आप इस बात से इत्तेफाक तो रखते होंगे कि विजेता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उस काम में पारंगत होना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मौजूदा हालात में बाजार में निवेश न करने की हिदायत देंगे और आपके कोशिश करने पर हतोत्साहित करने का हर संभव जतन करेंगे। हालांकि ऐसे अनुभवी लोगों की कमी नहीं जो मौजूदा स्थिति में निवेश से मुनाफा निकालने का रास्ता जानते हैं। प्रस्तुत हैं ऐसे ही कुछ बुनियादी नियम जिन पर गौर कर आप उठापटक के बाजार में भी कामयाबी तक पहुंचाने वाला पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। सही पोर्टफोलियो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो तैयार करने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है। निवेशकों के बीच अनिश्चितता प्रबल होती है। ऐसे में उद्देश्य होता है जोखिम को कम करना और पोर्टफोलियो से ज़्यादा मुनाफा बटोरना। श्रेष्ठ पोर्टफोलियो का मकसद पूंजी की बढ़त और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अलग अलग एसेट श्रेणियों में अपना निवेश बांटिए, क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट वक्त बदलने पर अलग अलग तरह की चाल दिखाते हैं। वित्तीय लक्ष्य या फिर शामिल उत्पादों को लेकर अगर पोर्टफोलियो किसी एक दिशा में ज़्यादा झुका होता है तो यह बुरे वक्त का संकेत है। कैसे करें आवंटन? किसी उत्पाद में रकम का कितना हिस्सा लगाया जाए यह आपकी उम्र, आमदनी की क्षमता, जोखिम सहने का मादा और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। साथ ही कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगातार खुद से करने चाहिए। निवेश से जुड़े आपके लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? क्या आपका निवेश सुरक्षित और लिक्विड है? क्या यह गारंटीशुदा रिटर्न का वादा करता है? ये ऐसे ही कुछ सवाल हैं। जब आप यह तय कर लें कि आपको किस उत्पाद में निवेश करना है तो जानकारों की इन बातों पर गौर किया जा सकता है। इक्विटी पर करें गौर। अगर आप इस बात को सिद्धांत रूप से देखें तो इक्विटी में ज़्यादा आवंटन किया जाना चाहिए। अपना पैसा सीधा शेयरों में लगाने के बजाय जानकारों को लगता है कि म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या निजी इक्विटी फंड या फिर इन तीनों के मिश्रण के माध्यम से बाजार में दाखिल होना सही होगा। अपने पोर्टफोलियो का 25-30% हिस्सा लार्ज कैप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाना चाहिए और सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP को तरजीह दी जा सकती है। डेट निवेशक डेट आधारित म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर प्रतिष्ठित कंपनियां तथा रैंकिंग वाली फर्मों के बॉन्ड में निवेश करने पर गौर कर सकते हैं। आपके सामने जो दूसरे विकल्प मौजूद हैं उनमें FD या सरकारी प्रतिभूतियां या फिर इनकम फंड शामिल हैं। हालांकि डेट उत्पादों को पोर्टफोलियो में सुरक्षित दांव माना जाता है, लेकिन अगर आपकी नौकरी में कम वर्ष बचे हैं तो इक्विटी में कम और डेट में ज़्यादा निवेश से आपको बाजार की मौजूदा स्थिति में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। सोना और रियल एस्टेट दोनों ही निवेश के बेहतरीन माध्यम हैं, लेकिन निवेशकों को इन सेगमेंट में वित्तीय उत्पादों या डेरिवेटिव्स पर विचार करना चाहिए। गोल्ड ETF तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लिक्विड होते हैं और आभूषण सिक्कों को रखने से जुड़े जोखिम से भी छूट दिलाते हैं। रियल एस्टेट फंड में निश्चित लॉक इन अवधि हो सकती है, इसलिए उन पर भी गौर किया जा सकता है। दोबारा तैयार करें पोर्टफोलियो। शेयर बाजार में गोता लगाने से पहले जिन लोगों ने निवेश कर अपने हाथ जलाए हैं, कुछ टिप्स उनके लिए भी हैं। बाजार से तुरंत भागना सही रास्ता नहीं है। अगर निवेशक अतिरिक्त पैसा दोबारा ला सकता है तो ऐसा करना चाहिए और उस राशि को अलग अलग श्रेणियों में इस तरह बांटना चाहिए कि वे बढ़िया रिटर्न दें। चैप्टर 6 निवेश के विकल्प। शेयर बाजार में एकमुश्त निवेश एक मुश्किल निर्णय माना जाता है। निवेशक शेयर बाजार में 1000 से 10,000 रुपये के बीच की पहली किस्त के निवेश के समय हमेशा सावधान रहते हैं। वहीं एक बड़ी रकम यानी 5-10 लाख रुपए के निवेश के साथ काफ़ी अधिक जोखिम जुड़ा होता है। इस डर के पीछे कारण यह होता है कि अगर आपके पास जमा रकम या बचत खत्म हो गई तो इस सूरत में क्या होगा। एक निश्चित रणनीति पर अमल कर इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता है। हालात को ठीक से समझने के लिए 35 साल के एक व्यक्ति का उदाहरण लें जो 5 लाख रुपए का निवेश करना चाहता है। उसके पास निवेश के 3 विकल्प हैं। वह अपनी संपूर्ण राशि शेयरों या म्यूचुअल फंडों में अलग अलग या फिर दोनों में निवेश कर सकता है। शेयरों में कोई भी धन प्रबंधक निवेशकों को किस्तों में निवेश की सलाह देता है। एक ही बार में सारी रकम का निवेश खतरनाक हो सकता है। लिहाजा निवेश के इस बाबत जानकार कहते हैं कि निवेश अनुपात 60-40 या 50-50 हो, जो रिस्क प्रोफाइल पर आधारित हो। पोर्टफोलियो का एक रणनीतिक हिस्सा भी होता है जहां लंबी अवधि के निवेश पर बेहतर प्रतिफल मिलता है। चूंकि लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक पार्ट को कम से कम 3 साल के लिए रखा जाना चाहिए, वहीं टेक्निकल पार्ट का इस्तेमाल तेजी से मुनाफा कमाने के लिए किया जा सकता है। बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप चुनिंदा शेयरों में फेरबदल किया जा सकता है। यहाँ यह बात याद रखना जरूरी है कि प्रत्येक परिचालन पर लघु अवधि के पूंजी लाभ पर 15% का कर 1 साल से कम अवधि के लिए लगता है।
म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार में निवेश का अनुभव सीधे तौर पर म्यूचुअल फंडों में निवेश से प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय सलाहकारों के अनुसार चूंकि निवेश की रकम काफ़ी अधिक होती है, इसलिए पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी आवश्यक होता है। निवेश करने से पहले इसकी अवधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निवेश के बाद आपको इन रुपयों की कब जरूरत है, उसी हिसाब से निवेश करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास अभी पर्याप्त रकम है और अगले 5 से 10 वर्षों के बीच आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इक्विटी डाइवर्सिफाइड योजनाओं का चयन करना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपको निवेश करने के 2 साल बाद पैसों की जरूरत है, तो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में निवेश करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर समयावधि 1 साल से कम है तो फिर डेट फंडों में निवेश करें, क्योंकि मूलधन के साथ ही प्रतिफल की सुरक्षा की गारंटी अहम मानी जाती है। निवेश का एक और तरीका इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंडों में 50% के निवेश का है। बाकी रकम का निवेश योजनाबद्ध तरीके से हस्तांतरण प्लान (STP) के जरिए किया जा सकता है। यदि 50% का निवेश करें, जबकि कुछ समय बाद रकम का स्थानांतरण इक्विटी योजनाओं में कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति STP के विकल्प का चयन 6 महीने से 1 साल की अवधि के लिए कर सकता है, जिसमें 6 से 12 किस्तों में निवेश किया जा सकता है। STP उस समय ज़्यादा कारगर होता है जब बाजार या तो शिखर पर पहुंच चुका होता है या फिर बाजार के और ऊपर जाने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बरकरार रहती है। शेयरों और म्यूचुअल फंड दोनों में इक्विटी की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में अधिक निवेश करें। 5 लाख रुपए की राशि को 2-3 अनुपात में विभाजित कर दें। शेयरों में निवेश के लिए विश्लेषक 10 से ज़्यादा ब्लू चिप शेयरों में निवेश की सलाह नहीं देते हैं। इनकी पोर्टफोलियो में अहम हिस्सेदारी होगी। ऐसे लोग जिनमें जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है, वे कुछ राशि मिड कैप शेयरों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पुख्ता शोध के बाद ही किया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि छोटे और मझोले शेयरों के साथ अधिक जोखिम जुड़ा होता है। बाजार में तेजी के समय ये प्रदर्शन के मामले में सेंसेक्स और निफ्टी को मात देते हैं, लेकिन बाजार में गिरावट के समय इन शेयरों में भी काफ़ी तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये हाई बीटा शेयर होते हैं। म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए की राशि के निवेश के लिए विशेषज्ञ किसी अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश की सलाह देते हैं। इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड पर दांव लगाना काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शेयरों की तुलना में यह सुरक्षित तरीका होता है। ऐसा STP या सीधे निवेश के जरिए किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश करते समय यह याद रखना काफ़ी अहम है कि एक ही तरह के सेक्टर या थीम में अधिक से अधिक निवेश करने से बचें। मिसाल के तौर पर, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश किया है, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि निवेश करते समय आक्रामक होने से बचें और मिड कैप शेयरों व फंडों में निवेश से बचें, वरना पूरा पोर्टफोलियो जोखिम भरा हो जाएगा। अगर आपने मिड कैप शेयरों में निवेश किया है तो फिर मिड कैप फंड में निवेश करने से बचें। जानकार मानते हैं कि इक्विटी में निवेश के वक्त आक्रामक रवैया अपनाया जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंडों में निवेश के वक्त कंजर्वेटिव रवैया रखना चाहिए। चैप्टर 7 सुरक्षित हो सकता है शेयरों में निवेश। शेयरों में निवेश के साथ सुरक्षा सोचने ही कुछ अजीब सा लगता है। पारंपरिक अनुभव कहता है कि शेयरों में निवेश करने में सबसे अधिक जोखिम है। ऐसे निवेश को कोई सुरक्षित कैसे बना सकता है? हालांकि शेयरों में निवेश के मामले में बाजार के जोखिमों को हटाना संभव है। कुछ आसान सी तकनीक अपनाकर आप अपनी निवेश प्रक्रिया को सुदृढ़ बना सकते हैं। यह ध्यान में रखें कि शेयरों में निवेश का उद्देश्य एक खास समयावधि के लिए धनार्जन करना है, न कि रातों रात या एक हफ्ते में भारी मुनाफा कमाना है। आइए हम कुछ ऐसी तकनीकों की चर्चा करते हैं जिनके जरिए निवेश को अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाया जा सकता है। अधिक लाभांश देने वाले शेयरों का करें चयन। अपेक्षाकृत अधिक लाभांश देने वाले शेयरों को तरजीह दी जानी चाहिए। लाभांश की कमाई की गणना शेयर की कीमत को लाभांश से भाग देकर की जाती है। उदाहरण के लिए, साल 2008-09 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने 4.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था और इसकी वर्तमान कीमत 92 रुपये है। लाभांश से होने वाली कमाई लगभग 5% की है। लाभांश कर मुक्त होता है, इसलिए इसकी तुलना बैंकों की सावधि जमाओं से की जा सकती है। कभी कभार जब आप बाजार परिस्थितियों की वजह से अपने शेयर नहीं बेच पाते हैं तो हो सकता है अंतिम लाभांश या अंतरिम लाभांश के तौर पर आपको कुछ नकदी प्राप्त हो। अधिक लाभांश देने वाले कुछ शेयरों में GNFC, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, कैस्ट्रॉल और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। गौर करने लायक बात यह है कि लाभांश की राशि वित्तीय प्रदर्शन और नकदी की जरूरतों पर निर्भर करती है। कम PBV वाले शेयर वैसे शेयरों का चयन करें जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू PBV अपेक्षाकृत कम हो। इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व तथा अतिरिक्त रकम में बकाए इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर बुक वैल्यू की गणना की जाती है। बाजार मूल्य में बुक वैल्यू से भाग देकर प्राप्त परिणाम PBV होता है। आमतौर पर उच्च वृद्धि वाली कंपनियों के PBV भी अधिक हो हैं।
हालांकि कभी कभार कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन पीबीवी कम है। अगर किसी कंपनी का पीबीवी कम है तो इसका मतलब पूंजीकरण नेटवर्क से कम है। इसका मतलब हुआ कि सामान्य परिस्थितियों में शेयर की अंदरूनी कीमत अधिक है। कम पीबीवी वाली कुछ कंपनियों में फेडरल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कर्नाटक बैंक, जीएसएफसी, गुजरात अल्फकी एंड शिपिंग कॉरपोरेशन आदि शामिल हैं। निवेशकों को अधिक पीबीवी वाली कंपनियों से आमतौर पर परहेज करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी का नेटवर्क बाजार पूंजीकरण से काफ़ी कम है। निम्नतम या उच्चतम स्तर पर खरीदारी से बचें। 52 हफ्ते के शीर्ष या निम्न स्तर पर निवेश नहीं करें। उच्च कीमत वाला कोई शेयर शीर्ष पर पहुंचने के बाद लुढ़कना शुरू कर सकता है। हो सकता है कि शीर्ष पर पहुंचने के बाद किसी शेयर की कीमतें एक सीमा तक ही बढ़ें। इसी तरह जब किसी शेयर की कीमत निम्नतम स्तर पर होती है तो कोई नहीं जानता कि यह कितना और नीचे जाएगा। अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियों के शेयर खरीदें। कभी कभार लालच की वजह से निवेशक ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका प्रबंधन अच्छा नहीं होता, लेकिन भले ही प्रतिफल थोड़ा कम मिले। सलाह दी जाती है कि अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियों के शेयरों का ही चयन करें। यहाँ आपकी पूंजी का निवेश थोड़ा बहुत सुरक्षित होता है। अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियों में एचडीएफसी, इन्फोसिस, विप्रो, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक आदि शामिल हैं। निवेश के बाद समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा कीजिए और प्रदर्शन के हिसाब से ही अपने कदम आगे बढ़ाइए। चैप्टर 8, कंपनी के रिपोर्ट कार्ड से जाने शेयर का हाल। किसी भी खेल के कुछ नियम होते हैं और कुछ चलन होते हैं। अगर बुनियादी सिद्धांतों पर चलने की कला आपने नहीं सीखी है तो नियमों पर चलने के बावजूद आप वांछित डिविडेंड तक नहीं पहुंच सकते। निवेशकों को कोई भी शेयर चुनने से पहले उस कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद स्पष्टता की कमी या नज़रअंदाज करने की वजह से ऐसा नहीं किया जाता। इस दस्तावेज की अहमियत को हम नज़रअंदाज करते हैं और साथ ही उस उद्देश्य पर भी गौर नहीं करते जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। सालाना रिपोर्ट शेयरधारकों, कर्जदारों, वित्तीय विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमोटरों की जानकारी से जुड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार की जाती है। इस कोहरे के बीच आपको साफ राह दिखाने के लिए ऐसे उपायों की जानकारी दी जा रही है जिससे आप सालाना रिपोर्ट के अहम बिंदुओं की तरफ गौर कर सकें। यह सालाना रिपोर्ट आपको प्रदर्शन के रिपोर्ट कार्ड के आगे की सूचना मुहैया कराती है। क्यों पढ़ें? निवेश के लिए शुरुआती दस्तावेज मानी जाने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट प्रबंधन की भारी संभावनाओं और संगठन के लिए उसकी दूरदृष्टि को रेखांकित करती है। इससे न केवल कंपनी के कामकाज की जानकारी मिलती है बल्कि उसकी वित्तीय सेहत और विस्तृत रणनीतियों का संकेत भी मिलता है। प्रबंधन के अतीत के प्रदर्शन के आधार पर तैयार इन्वेस्टमेंट थीसिस बताई जाने वाली इस रिपोर्ट में ऐसी ब्यौरेवार जानकारी होती है जो कंपनी के बारे में सामान्य विचार विमर्श के दौरान नहीं मिल सकती। रिपोर्ट में कंपनी के ऑपरेशनल तौर तरीकों का ब्यौरा होता है, इसलिए विश्लेषक सलाह देते हैं कि आपको कंपनी की मुख्य क्षमता और इस बारे में राय बनाने के लिए ब्यौरेवार अध्ययन करना चाहिए कि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में टिक सकेगी या नहीं। ऐसा करने से आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि क्या कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचे बगैर पर्याप्त फंडिंग के जरिए विस्तार योजनाओं के लिए धन जुटा पाएगी। हालांकि सालाना रिपोर्ट को निवेश से जुड़े फैसले करने का एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जानकारी मुहैया कराने वाले दूसरे स्रोत भी हैं और निवेश का निर्णय लेते वक्त सालाना रिपोर्ट के साथ इन पर भी गौर किया जाना चाहिए। प्रबंधन के विचार विमर्श और डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में अंतर होता है। इस वजह से भी सभी कंपनियों की सालाना रिपोर्ट में अंतर होना लाजिमी है। कंसोलिडेटेड वैल्यू। सालाना रिपोर्ट में अलग तिमाही नतीजों में बैलेंस शीट के आंकड़े और कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती, जबकि स्वतंत्र ऑडिटरों से समीक्षा कराना वैकल्पिक है। इसलिए केवल तिमाही नतीजे पर विचार करने से ही कंपनी की मजबूती का आकलन मुश्किल हो जाता है। तिमाही नतीजे के सामने सालाना नतीजे कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग की वजह से खास हो जाते हैं। कंपनियों के पास शुरुआती 3 तिमाहियों में कंसोलिडेटेड नतीजों का खुलासा न करने का विकल्प होता है। ऐसे में उनसे समग्रता का असर पैदा नहीं हो पाता। कई बार सब्सिडियरी कंपनियों का प्रदर्शन कंपनी की वित्तीय सेहत पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। तिमाही नतीजे आमतौर पर ऑडिट के दायरे में नहीं आते और इसलिए आप इन आंकड़ों पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते। विश्लेषकों की सिफारिश है कि सालाना रिपोर्ट की ज़्यादा समग्र तस्वीर तक पहुंचने के लिए तिमाही नतीजों के साथ पढ़ना चाहिए। तिमाही नतीजे आपको इस बात का विश्लेषण करने का जरिया मुहैया कराते हैं कि क्या प्रबंधन ने सालाना रिपोर्ट में किए गए अपने वादों को पूरा किया है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो आप कंपनी के कारोबारी साल के अंत में सालाना रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर शेयर से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि सालाना रिपोर्ट के सभी अंशों को गौर से पढ़ा जाना चाहिए। ज़्यादातर विश्लेषकों की सलाह है कि हमें शुरुआत प्रबंधन के विचार और विश्लेषण के सेक्शन के साथ करनी चाहिए, ताकि उद्योग की स्थिति, चुनौतियों और विकसित होते कारोबारी माहौल में उनके प्रदर्शन व रणनीति पर प्रमोटर का दृष्टिकोण जाना जा सके।
इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। अंत में आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट पर निगाह डालिए। चैप्टर 9 बीएसी पर शेयरों के कितने समूह हैं? बीएसी पर कारोबार करने वाले शेयरों को एक बी, टी, एस और जेड समूहों में बांटा गया है। इसके अलावा सिक्योरिटीज के वर्गीकरण के लिए कुछ समूह बनाए गए हैं, जिनमें एक और जी शामिल है। शेयरों को समूहों में क्यों बांटा जाता है? आमतौर पर निवेशकों को हर शेयर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। उनकी मदद के लिए ही एक्सचेंज को कुछ खास खूबियों या कमियों के आधार पर श्रेणियों में बांट देते हैं, ताकि निवेशकों को निवेश या ट्रेड करते समय उनके बारे में कुछ आधारभूत बातें समझ में आ जाएं। ए समूहों में शेयरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? शेयरों के वर्गीकरण के लिए उनकी बाजार पूंजी एम, कैश ट्रेडिंग वॉल्यूम, नतीजे, इतिहास, मुनाफा, लाभांश, हिस्सेदारी और इसी तरह के कुछ मानकों का सहारा लिया जाता है। समूह के शेयरों को निवेशक और विश्लेषक सबसे भरोसेमंद मानते हैं। इस वर्ग में शामिल किए जाने के लिए जरूरी मानकों में सबसे महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण है। इस समय ए समूह में कुल 216 शेयर शामिल हैं। ऐसे समूह में बीएसई इंडोनेक्स सूचकांक के शेयरों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक का गठन बीएसई ने 7 जनवरी 2005 को किया था। एस समूह में भी समूह के शेयर शामिल होते हैं और इसके अलावा 3 करोड़ से 30 करोड़ रुपए तक की पूंजी वाली कंपनियां, जो केवल क्षेत्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, वे शेयर भी एस समूह का हिस्सा होते हैं। जेड समूह में किस तरह के शेयर शामिल हैं? जेड समूह के शेयर बीएसई ने यह समूह वर्ष 1999 में बनाया था। इसमें ऐसी कंपनियों के शेयरों को शामिल किया जाता है जो सूचीबद्ध होते समय एक्सचेंज द्वारा तय नियमों का पालन करने में असफल रहती हैं। इसमें शेयरधारकों की समस्याओं के प्रति उदासीन और अपने शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन के लिए जरूरी प्रबंध करने में नाकाम रहने वाली कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। जो शेयर ए, एस और जेड समूह में शामिल नहीं होते, वे बी समूह में होते हैं। मार्च 2008 से पहले इस समूह के शेयर समूहों B1 और B2 में बंटे थे, लेकिन अब इन्हें एक ग्रुप बना दिया गया है। टी समूह में वे शेयर होते हैं जिन्हें ट्रेड टू ट्रेड आधार पर ही खरीदा बेचा जा सकता है। टीएस समूह में उन्हें रखा गया है जो इंडोनेक्स इंडेक्स में शामिल हैं और जिनमें ट्रेड टू ट्रेड आधार पर कारोबार होता है। एक समूह के तहत तय आय वाले सिक्योरिटीज को रखा गया है और जी ग्रुप में सरकारी सिक्योरिटीज रखे जाते हैं। चैप्टर 10 राइट्स इश्यू, शेयर विभाजन और ओपन ऑफर। राइट्स इश्यू के तहत कंपनी रकम जुटाने के लिए मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करती है। आमतौर पर ये शेयर डिस्काउंट मौजूदा भाव से कम पर दिए जाते हैं। शेयरधारकों को उनके पास पहले से मौजूद शेयरों के अनुपात में नए शेयर जारी किए जाते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी 215 में राइट्स इश्यू देने की घोषणा करती है तो शेयरधारक को उस कंपनी के हर 5 शेयर पर 2 शेयर खरीदने का अधिकार होगा। राइट्स इश्यू में जारी शेयर सूचीबद्ध होने के बाद आम शेयरों की तरह ही खरीदे बेचे जा सकते हैं। शेयर विभाजन, इस प्रक्रिया के तहत एक शेयर को कई शेयरों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे शेयरों का बाजार भाव विभाजन के अनुपात में कम हो जाता है। साथ ही उसकी फेस वैल्यू भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को कंपनी अगर 5:1 में विभाजित करने की घोषणा करती है और उसका बाजार भाव 2000 रुपये चल रहा हो, तो एक्स स्प्लिट होने के बाद उसके शेयर का भाव लगभग 400 रुपये पर आ जाएगा और उसकी फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये हो जाएगी। आमतौर पर कंपनियां अपने शेयरों का कारोबार बढ़ाने के लिए ही शेयर विभाजन का सहारा लेती हैं। शेयरों की पुनः खरीद, प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 2 तरीके अपनाते हैं। या तो वे खुले बाजार से धीरे धीरे अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर मौजूदा शेयरधारकों को एक खास भाव पर अपने शेयर प्रमोटर को बेचने को कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया को पुनः खरीद यानी बायबैक कहा जाता है। बायबैक में प्रमोटर एक खास तारीख तक शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने का प्रस्ताव करता है। इससे कंपनी में एक ओर तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती है और दूसरी ओर आम जनता की हिस्सेदारी घटती है। इससे शेयर के भाव पर सकारात्मक दबाव पड़ता है। आमतौर पर बायबैक को कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसके प्रमोटरों को अपनी योजनाओं और कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। ओपन ऑफर, यह राइट्स इश्यू की तरह ही किसी कंपनी के लिए रकम जुटाने का एक जरिया है, जिसमें कंपनी अपने शेयरधारकों को मौजूदा बाजार भाव से कम पर शेयरों की खरीद के लिए प्रस्ताव करती है। राइट्स इश्यू से यह इस मायने में अलग होता है कि इसमें शेयरधारक राइट्स में मिले शेयरों को तुरंत बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन ओपन ऑफर में मिले शेयरों को तुरंत नहीं बेचा जा सकता। अगर कंपनी का कोई प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है या कोई गैर प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% कर देता है या कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने की स्थिति में ओपन ऑफर लाया जाता है। क्या है ओपन ऑफर? अगर कंपनी का कोई प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है या कोई गैर प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% कर देता है या कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने की स्थिति में ओपन ऑफर लाया जाता है।
ओपन ऑफर के जरिए शेयरधारकों को शेयरों को बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खत्म करने का विकल्प मिलता है। कंपनी को ओपन ऑफर के लिए सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है। जब अधिग्रहण करने वाली कंपनी दूसरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% या 10% या 14% करती है तो उसे हर बार उस कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देनी पड़ती है। अधिग्रहण करने वाली कंपनी की हिस्सेदारी दूसरी कंपनी में 15% हो जाने पर उसे ओपन ऑफर की घोषणा करनी पड़ती है। नियमों के मुताबिक अधिग्रहण करने वाली कंपनी को कम से कम अतिरिक्त 20% शेयरों के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ता है। ओपन ऑफर के लिए कंपनी के प्रत्येक शेयर की कीमत पिछले 26 हफ्तों की उसकी औसत से कम नहीं होनी चाहिए। ओपन ऑफर की घोषणा के लिए क्या शर्तें हैं? ओपन ऑफर पेश करने वाली कंपनी को इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है। कंपनी को शेयर की ऑफर कीमत, शेयरधारकों से खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या, अधिग्रहण का उद्देश्य, अधिग्रहण करने वाली कंपनी की पहचान, भविष्य की योजनाएं और ओपन ऑफर की अवधि की जानकारी देनी पड़ती है। ऑफर बंद होने के 15 दिन के अंदर कंपनी को शेयरधारकों को शेयरों की कीमतों का भुगतान करना पड़ता है। भुगतान में देरी होने पर कंपनी को शेयरधारकों को भुगतान की रकम पर ब्याज देना पड़ता है। ओपन ऑफर और राइट्स इश्यू के बीच क्या अंतर है? राइट्स इश्यू का मकसद फंड जुटाना होता है, जबकि ओपन ऑफर में कंपनी या प्रमोटर को रकम खर्च करनी पड़ती है। अक्सर राइट्स इश्यू के तहत शेयर की कीमत स्टॉक एक्सचेंज में चल रही शेयर की कीमत के मुकाबले कम होती है। ओपन ऑफर में शेयर की कीमत पिछले 6 महीने की उसकी औसत कीमत के आधार पर तय की जाती है। यहाँ अक्सर निर्धारित कीमत स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की चल रही कीमत के मुकाबले अधिक होती है। कीमत अधिक होने के चलते शेयरधारक अपने शेयर बेचते हैं। राइट्स इश्यू से अलग ओपन ऑफर के जरिए खरीदे गए शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती है। ओपन ऑफर के बाद कंपनी में आम शेयरधारकों की हिस्सेदारी घट जाती है, जबकि राइट्स इश्यू के बाद शेयरों की संख्या बढ़ने से कंपनी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। चैप्टर 11 बायबैक का फंडा। किसी कंपनी के अपने शेयर दोबारा खरीदने के कदम को बायबैक कहा जाता है। ऐसा करके कंपनी खुले बाजार में उपलब्ध अपने शेयरों की संख्या घटाती है। इस कदम से आय प्रति शेयर EPM में इजाफा होने के अलावा कंपनी की संपत्ति पर मिलने वाला रिटर्न भी बढ़ता है। इनके असर से कंपनी की बैलेंस शीट भी बेहतर होती है। निवेशक के लिए बायबैक का मतलब है कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बना। शेयर बायबैक करने को कभी कभार शेयर खरीदना कहा जाता है और आमतौर पर इसे शेयर की कीमत में उछाल का संकेत माना जाता है। कैसे होता है बायबैक? कंपनी टेंडर ऑफर या खुले बाजार में बायबैक से अपने शेयर वापस खरीद सकती है। पहले तरीके में कंपनी शेयरों की उन संख्या से जुड़े ब्यौरे के साथ टेंडर ऑफर जारी करती है जिन्हें खरीदने की उसकी योजना है और प्राइस रेंज का संकेत देती है। ऑफर को स्वीकार करने में दिलचस्पी रखने वाले निवेशक को एक आवेदन भरकर जमा कराना होता है, जिसमें इसकी जानकारी होती है कि वह कितने शेयर टेंडर करना चाहता है और वांछित कीमत क्या है। इस फॉर्म को कंपनी के पास वापस भेजना होता है। ज़्यादातर मामलों में टेंडर ऑफर बायबैक की कीमत ओपन मार्केट में शेयर के दाम से ज़्यादा होती है। सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कंपनी आपके शेयरों को स्वीकार करती है तो उसे आपको क्वीज होने के 15 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। कंपनी के समक्ष दूसरा रूट यह होगा कि वह सीधे बाजार से धीरे धीरे शेयरों को खरीदे। कहाँ से मिलेगी जानकारी? बायबैक से जुड़ी तमाम जानकारी स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकती है, क्योंकि कंपनियों को ऐसे प्रस्तावों के बारे में सूचित करने की जरूरत होती है। कंपनियां क्यों चुन रही हैं बायबैक का रास्ता? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कभी कभी कंपनियां तब बायबैक में शामिल होती हैं जब उन्हें लगता है कि बाजार में शेयरों की कीमत काफ़ी टूट रही है। दूसरे हालात में ज़्यादा नकदी का इस्तेमाल कर ऐसा किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता कि कंपनी के टेकओवर से बचने के लिए ऐसा किया गया हो। लॉट क्या होता है और क्या होती है मार्जिन कॉल? दरअसल नकद बाजार की तरह वायदा बाजार में कोई भी शेयर मनमानी संख्या में नहीं खरीदा जा सकता। एक्सचेंज यह तय करता है कि कौन सा शेयर कम से कम कितनी संख्या में खरीदा जा सकता है। इसी संख्या को लॉट कहते हैं। वायदा बाजार में कोई भी शेयर लॉट में ही खरीदा जाता है। वैसे तो इस बारे में कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर एक लॉट शेयरों की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास होती है। वायदा कारोबार में मार्जिन क्या होता है? लॉट में शेयर खरीदना जाहिर है काफ़ी महंगा होता है, इसलिए शेयर ब्रोकर अपने ग्राहकों को मार्जिन की सुविधा देते हैं। मार्जिन के तहत शेयरों की साख के लिहाज से एक खास प्रतिशत रकम निवेशक को देनी होती है, जबकि बाकी रकम ब्रोकर निवेशक को देता है। आमतौर पर निवेशकों को अलग अलग शेयरों के लिहाज से 20-30% मार्जिन रखना होता है, जबकि 70-80% कर्ज ब्रोकर देता है। लॉन्ग और शॉर्ट किसे कहते हैं? लॉन्ग होना यानी कोई शेयर में खरीदारी करना और शॉर्ट करना यानी कोई शेयर आपके पास न हो लेकिन ब्रोकर से कर्ज लेकर उसे बेचना। मार्जिन कॉल क्या होती हैं? मान लीजिए आपने 5000 पर एक लॉट अप्रैल लॉन्च किया। निफ्टी के एक लॉट में 50 इकाइयाँ होती हैं।
यानी आपको पूरे लॉट के लिए 2,50,000 रुपये देने होंगे। अब आपका ब्रोकर आपको 30% मार्जिन जमा करने को कहता है, यानी आप 50,000 रुपये जमा करते हैं। 2 लाख रुपये ब्रोकर आपकी पोजीशन पर आपको कर्ज देता है। अब बाजार गिरने लगता है और निफ्टी पहुंच गया 4,000 पर, यानी आपकी पोजीशन रह गई 2 लाख रुपये की। अब यहाँ से अगर निफ्टी थोड़ा भी नीचे गया और आपने मार्जिन बढ़ाने से इनकार कर दिया तो सौदा काटने के बाद भी घाटा ब्रोकर का होगा। ऐसे में जहाँ निफ्टी 4,100 से नीचे फिसलेगा, आपका ब्रोकर आपको तुरंत मार्जिन जमा कराने को कहेगा। अगर निफ्टी के 4,000 तक आने तक आप रकम जमा नहीं करा सके तो वह 4,000 पहुंचते ही सौदा काट देगा ताकि उसे दिए गए कर्ज की रकम वापस मिल जाए। चैप्टर 12 सर्किट व वैल्यू एवरेजिंग क्या है? सर्किट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी सूचकांक, इंडेक्स या शेयर में किसी एक कारोबारी सत्र में बेलगाम एक तरफा चाल को रोका जाता है। जैसे अगर किसी शेयर में 5% का सर्किट है और कल वह शेयर 100 रुपये पर बंद हुआ तो आज उसमें 95,105 रुपये के दायरे में ही कारोबार हो सकता है। सर्किट कैसे तय होता है? सर्किट तय करने के लिए किसी शेयर में कीमतों में उतार चढ़ाव, औसत दैनिक कारोबार और शेयर की बुनियादी मजबूती के इतिहास को सहारा बनाया जाता है। सर्किट के 4 स्तर होते हैं: 2, 5, 10, 20%। अलग अलग शेयरों के इतिहास के लिहाज से उनका अलग अलग सर्किट तय किया जाता है। कैसे काम करता है सर्किट? सर्किट 2 तरह के होते हैं: ऊपर का सर्किट अपर सर्किट और नीचे का सर्किट लोअर सर्किट। ऊपरी सर्किट लगने के बाद किसी शेयर में बिकवाली तो की जा सकती है लेकिन खरीद नहीं। उसी तरह नीचे सर्किट लगने पर उसमें खरीदारी तो की जा सकती है लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकता। क्या सभी शेयरों पर सर्किट लगता है? वायदा कारोबार में शामिल शेयरों के अलावा दूसरे सभी शेयरों में सर्किट लगता है। वायदा कारोबार वाले शेयरों में एक ही दिन में कितनी भी बढ़त या कितनी भी गिरावट आ सकती है। इनमें कारोबार नहीं रुकता। सेंसेक्स, निफ्टी में सर्किट लगने का क्या नियम है? सूचकांकों में दोनों ही तरह के सर्किट 3 चरणों में लगते हैं। पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 15 और तीसरे चरण में 20% का सर्किट लगता है। एक बार जब किसी एक इंडेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी में सर्किट लग जाता है तो दूसरे इंडेक्स में भी कारोबार अपने आप रोक दिया जाता है। सर्किट लगने पर एक साथ हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में कारोबार बंद हो जाता है। अगर बाजार में 1 बजे से पहले 10% की गिरावट आती है तो 1 घंटे के लिए कारोबार रुक जाता है। अगर यह गिरावट 1 बजे या उसके बाद लेकिन 2:30 बजे से पहले आती है तो कारोबार आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। और अगर 10% की गिरावट 2:30 बजे या उसके बाद आती है तो कारोबार पर कोई रोक नहीं लगती, यानी वह 3:30 बजे तक चलता रहता है। अगर बाजार में 1 बजे से पहले 15% की गिरावट आती है तो 2 घंटे के लिए कारोबार रुक जाता है। अगर यह गिरावट 1 बजे या उसके बाद लेकिन 2 बजे से पहले आती है तो कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। और अगर 15% की गिरावट 2 बजे या उसके बाद आती है तो कारोबार पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। बाजार 20% गिरता है तो उसके बाद बाकी दिन के लिए कारोबार बंद कर दिया जाता है। वैल्यू एवरेजिंग क्या है? वैल्यू एवरेजिंग निवेश की एक ऐसी रणनीति है जो हर महीने नियमित रूप से डाली जाने वाली रकम के रूप में रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का काम करती है। वैल्यू एवरेजिंग में निवेशक हर महीने अपने पोर्टफोलियो के लिए बढ़त दर या रकम का लक्ष्य तय करता है। इसके बाद वास्तविक संपत्ति पर तुलनात्मक फायदे या नुकसान के मुताबिक अगले महीने के योगदान को एडजस्ट किया जाता है। वैल्यू एवरेजिंग का मुख्य लक्ष्य कीमतें गिरने पर ज़्यादा शेयर खरीदना और कीमतें चढ़ने पर कम शेयर बटोरना है। ठीक ऐसा ही रुपया कॉस्ट एवरेजिंग में होता है। इस प्रक्रिया के तहत आप शेयरों की खरीदारी के वक्त आए खर्च को कम से कम स्तर पर लाने के लिए आगे उस वक्त शेयर खरीदते हैं जब उनके दाम निचले स्तर पर हों। कई वर्षों की समयावधि में वैल्यू एवरेजिंग बढ़िया रिटर्न जुटाने में मदद देती है। नुकसान का जायजा। वैल्यू एवरेजिंग के साथ जो सबसे बड़ा संभावित नुकसान है वह यह है कि जैसे जैसे निवेशक का एसेट बेस यानी संपत्ति आधार बढ़ता है तो लक्ष्य से दूरी को पाटने की क्षमता बनाए रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक विकल्प संपत्ति का एक अंश फिक्स्ड इनकम फंड में लगाने से जुड़ा है। इस विकल्प के तहत आप रिटर्न के हर महीने से जुड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इक्विटी होल्डिंग में पैसा डाल और निकाल सकते हैं। इस माध्यम से नई फंडिंग के तौर पर नकदी के आवंटन के बजाय इसे फिक्स्ड इनकम के अंश के तौर पर जुटाया जा सकता है और ज़रूरत के मुताबिक इक्विटी होल्डिंग में ज़्यादा रकम में आवंटित भी किया जा सकता है। बाजार का सबसे ऊपरी और सबसे निचले स्तर का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि रकम के मामले में अलग अलग स्तर अपनाने से निवेशकों को मदद मिल सकती है। रुपया कॉस्ट एवरेजिंग। ज़्यादातर निवेशक रुपया कॉस्ट एवरेजिंग या म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की अवधारणा से वाकिफ होते हैं। इसके तहत आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। निवेश के गलियारों में वैल्यू एवरेजिंग ज़्यादा परिपक्व धारणा मानी जाती है। यहाँ निवेशक से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वह फंड की तय की गई वैल्यू तक पहुँचने के लिए बाजार की दिशा, मार्केट चढ़ने या उतरने के मुताबिक रकम को एडजस्ट करने का काम करेगा। होता है टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे पहले चार्ट को समझने की जरूरत है। चार्ट 4 तरह के होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इनमें बार चार्ट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और ज़्यादातर चार्टिस्ट इसी का इस्तेमाल करते हैं। बार चार्ट कैसे तैयार होता है? बार चार्ट में बहुत सारी वर्टिकल लकीरें होती हैं जिन्हें बार कहते हैं। इनमें हर लकीर के दोनों और दो बहुत छोटी छोटी क्षैतिज लकीरें होती हैं। एक बार में 4 सूचनाएं होती हैं। बार का सबसे ऊपरी सिरा किसी खास दिन पर शेयर का अधिकतम भाव बताता है, जबकि निचला सिरा उसी दिन शेयर के न्यूनतम भाव बताता है। बार के बाईं ओर जो क्षैतिज छोटी रेखा होती है वह शेयर के खुलने का भाव बताती है और दाएं ओर की क्षैतिज छोटी रेखा शेयर का क्लोजिंग भाव बताती है। बार चार्ट कैसे तैयार होता है? दिनों को एक्स अक्ष और भाव को वाई अक्ष पर रखकर हर दिन के लिए एक बार खींचा जाता है और फिर बहुत से बार मिलकर एक चार्ट तैयार करते हैं। इस चार्ट में गिरावट वाले दिनों यानी जब बाएं ओर की क्षैतिज रेखा ऊपर हो और दाएं ओर की नीचे को लाल या काले रंग में दिखाया जाता है, और बढ़त वाले दिनों यानी बाएं ओर की क्षैतिज रेखा दाईं के मुकाबले नीचे हो को हरा या सफ़ेद दिखाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का क्या महत्व है? वॉल्यूम यानी कारोबार किए गए शेयरों की संख्या। टेक्निकल एनालिसिस दरअसल पूरे बाजार के मनोविज्ञान को पढ़ने का एक विज्ञान है। तो स्वाभाविक है कि इस मनोविज्ञान का सही निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी कर रहे हों, क्योंकि कम वॉल्यूम वाले शेयरों में अक्सर कीमतों का नियंत्रण कुछ ऑपरेटरों के हाथ में होता है। ट्रेंड लाइन क्या है? बार चार्ट में किसी शेयर के हर दिन के उच्चतम और न्यूनतम दामों को एक सीधी रेखा से मिलाने से जो लाइन मिलती है उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। चार्टिस्ट गिरते हुए शेयर की ट्रेंड लाइन खींचने के लिए उसके उच्चतम भाव से लाइन खींचते हैं, जबकि चढ़ते हुए शेयर की ट्रेंड लाइन खींचने के लिए न्यूनतम भाव से लाइन खींची जाती है। ज़्यादा सही नतीजों के लिए किसी एक दिन के उच्चतम या न्यूनतम भाव की जगह कई दिनों के उच्चतम या न्यूनतम भावों के घनत्व वाले इलाके से लाइन खींची जाती है। ट्रेंड लाइन ट्रेडरों का सबसे अच्छा दोस्त होता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं। ट्रेंड टूटने का अर्थ होता है कि शेयर की चाल पर रुख बदलने वाला है। यानी अगर शेयर भाव गिर रहा हो और एकाएक शेयर की कीमतें ऊपर से खींची गई ट्रेंड लाइन को काटकर नीचे की ओर आने लगे तो समझना चाहिए कि बढ़त शुरू होने वाली है। इसके उलट अगर चढ़ते हुए शेयर या इंडेक्स के निचले भाव से खींची गई ट्रेंड लाइन कीमतों के ऊपर जाने लगे तो तेजी के सौदे काट लेने चाहिए। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस किसी शेयर या सूचकांक की वह कीमत होती है जिस पर पहुंचने के बाद सौदे काट दिए जाते हैं। जैसे बढ़ते हुए भाव के किसी भी चार्ट में जिस जगह भाव ट्रेंड लाइन को काटकर नीचे की ओर जाए वहीं स्टॉप लॉस होता है। इसी तरह मंदी के सौदों में आप जहां ट्रेंड लाइन को काटकर ऊपर आ जाएं वहीं उन सौदों का स्टॉप लॉस होता है। जब स्टॉप लॉस को भाव के साथ बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसे ट्रैकिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। चैप्टर 14 निवेश के बुनियादी सूत्र क्या हैं? शेयर बाजार में निवेश करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वे निवेशकर्ता हैं। सभी को निवेश करने से पहले कई बातों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। पेश है निवेश से संबंधित 10 बुनियादी सूत्र। 1. अपनी बचत की हुई संपूर्ण राशि को सिर्फ शेयरों में निवेश न करें। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 25,000 रुपये ही शेयरों में निवेश करें। शुरुआत 25% से करें। 2. एक ही कंपनी के शेयर न लेते हुए अलग अलग और अच्छी साख वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करें। जैसे कि एक शेयर आईटी क्षेत्र का, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा दूरसंचार या सीमेंट या फिर स्टील वगैरह में, परंतु वे सारे शेयर अच्छी साख रखने वाली कंपनियों के होने चाहिए। 3. शेयरों को खरीदते और बेचते समय आपके पास पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर और डीमेट अकाउंट का भी होना जरूरी है। 4. शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए आप उस ब्रोकर चुनाव करें जिसकी छवि और सर्विस अच्छी हो। शेयर बाजार में होने वाले सभी उतार चढ़ाव की जानकारी उसके पास हो, साथ ही वह पंजीकृत भी हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें। 5. टिप्स कल्चर से गुमराह न हों। लोग कई तरह की नई नई स्क्रिप्ट्स खरीदने की सलाह देने लगेंगे। उनमें दाम तो बढ़ते होंगे लेकिन बिना सोचे समझे खरीदने में लेने के देने पड़ सकते हैं। 6. आपके रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी को अगर किसी शेयर को बेचकर अच्छा दाम मिला है तो आप इस भ्रम में कतई न रहें कि उसी शेयर को खरीदकर और बेचकर आपको भी अच्छा दाम मिले। 7. शेयर बाजार की अफवाहों और प्रसार माध्यमों में पढ़कर किसी भी कंपनी के बारे में सुनकर निवेश न करें। कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, इसे अच्छी तरह से पढ़कर ही निर्णय लें। 8. निवेश लंबे समय का खेल है, लेकिन जिसे डे ट्रेडिंग कहते हैं वह एक सट्टा है। इसमें शेयर जल्दी खरीद कर बेचने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए निवेश और सट्टे के फर्क को समझे। डे ट्रेडिंग में बहुत जोखिम होता है, इसमें आपकी बचत की रकम पूरी तरह से डूब भी सकती है। 9. जब भी शेयर खरीदें, लंबे समय के लिए खरीदें। अगर आपके दाम आज कम होते हैं तो भविष्य में बढ़ने के आसार भी होते हैं। इसके बावजूद अगर बीच में ही अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
कम से कम 50% शेयर मुनाफा लेकर बेच दें। अगर कोई कमजोर साख की कंपनी के शेयर लिए हैं तो उसका नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहें। 10. शेयर बाजार बहुत ही संवेदनशील होता है। उस पर हर तरह की घटना का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अमेरिका के अर्थतंत्र का, राजकीय घटनाओं, महंगाई, कंपनियों के परिणामों, एशियन मार्केट्स, उद्योगों का प्रभाव, इसलिए उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। आपको तो सिर्फ अपने शेयर के बारे में जानकारी रखनी होती है, इंडेक्स के बारे में नहीं। अगर आपके शेयर अच्छी कंपनी के हैं तो फिर से बढ़ेंगे। 7 सूत्र में छिपी निवेश की सफलता। शेयर बाजार की आधारभूत वास्तविकताओं को समझ लिया जाए तो असफलताओं को टालकर सफलता हासिल की जा सकती है। पेश है निवेश के 7 बुनियादी सूत्र। पहला सूत्र, शेयर बाजार में जब मंदी का दौर शुरू हो जाता है और भाव नीचे उतर जाने से खरीदारों में उत्साह नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में निवेशकों की रियलिटी यह होती है कि वे बाजार से दूर हो जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि यही वह समय है जब निवेशकों को बाजार में प्रवेश करके धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए और जैसे जैसे कम भाव पर शेयर मिलते रहें उन्हें लेते रहना चाहिए। आप ही विचार करें कि 21,000 के इंडेक्स पर खरीदना चाहिए या बेचना, और 8-10 हज़ार के इंडेक्स पर बेचें या खरीदें। दूसरा सूत्र, शेयर बाजार में नहीं, कंपनी में निवेश करना चाहिए। बाजार में शेयरों के भाव की घट बढ़ देखकर उसके पीछे दौड़ने वालों को बाजार खदेड़ता है, जबकि कंपनी के कार्य परिणाम और ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर निवेश करने वाले बाजार की चाल से नहीं घबराते। शेयर बाजार के रुझान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक तत्व होते हैं, परंतु कंपनी को प्रभावित करने वाले कारक तत्व काफ़ी कम होते हैं। अतः आपको अपना ध्यान कंपनी पर केंद्रित करना चाहिए, न कि बाजार पर। आपका साथी शेयर बाजार की चाल को देखता रहता है, जबकि रियलिटी में कंपनी अच्छी हो तो शेयर बाजार भी उसका अच्छा फल देता है। सत्यम घोटाले के बाद उसी कंपनी को टेक महिंद्रा ने अधिगृहीत किया और शेयरों में आया चढ़ाव इस वास्तविकता का ताज़ा उदाहरण है। तीसरा सूत्र, तय कर लें कि आपको निवेश करना है या सट्टा लगाना है। सामान्य रूप से लोग शेयरों में निवेश करने की बात करते हैं और दूसरे दिन से ही उसके भाव का उतार चढ़ाव देखने लगते हैं। परिणामस्वरूप निवेश करने के बाद वे सदैव चिंतित रहते हैं और बाद में अपनी मानसिक चंचलता का दोष बाजार के मत्थे मढ़ देते हैं। बाजार तो चंचल ही रहने वाला है, वह तो उसका स्वभाव है। बाजार पर प्रतिदिन सवेरे से इतने समाचार सवार होने लगते हैं कि वह स्थिर कैसे रह सकता है, परंतु आप तो स्थिर रह सकते हैं। हाँ, शेयर बाजार में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप निवेशक के रूप में सत्य और वास्तविकता दोनों को स्वीकार करते हुए चलें। चौथा सूत्र, जो घर में आ जाए वही नफा, अर्थात शेयर बाजार में कागज पर नफा या नुकसान एक सत्य है, परंतु वास्तविकता नहीं। तेजी में आपके शेयरों का भाव ऊंचा हो गया हो या मंदी में नीचा, यह आपके नफे या नुकसान को दर्शाता है, परंतु सिर्फ कागजों पर। निवेशकों को परंपरागत निवेश साधनों के मुकाबले शेयरों में कितना प्रतिफल मिल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने संतोष की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि निवेशकों को चाहिए कि वे उचित समय पर अपने शेयरों को बेचकर मुनाफा बुक कर लें। इसी प्रकार उचित समय पर तथा उचित स्तर पर घाटा भी बुक कर लेना चाहिए। इसका निर्णय निवेशकों को अपने विवेक और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लेना चाहिए। अनंत लाभ का इंतजार नहीं करना चाहिए तथा उसी प्रकार अनंत समय तक इस बात का इंतजार भी नहीं करना चाहिए कि उन शेयरों के भाव सुधरकर फिर से लौटेंगे। हाँ, न सुधरने की स्थिति में घाटे को स्वीकार करके बची हुई रकम को अन्य शेयरों में निवेश कर देना चाहिए। पांचवां सूत्र, सुने सबकी, करें अपने मन की। शेयर बाजार में आप हमेशा इस बात पर ही ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं तथा क्या करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। आप जिस दिन से लोगों का अंधानुकरण करना बंद कर देंगे, उसी दिन से शेयर बाजार में आपकी सफलता का द्वार खुल जाएगा। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तब तक आप उसी समय खरीदारी करेंगे जब सब खरीद रहे होंगे, और जब सब बेचना शुरू कर देंगे तब आप भी अपने शेयर बेच डालेंगे। यहाँ सफलता का सूत्र यह है कि जब सब लोग बेच रहे हों तब आप खरीदें और जब सब लोग खरीद रहे हों तब आप बेच दें। छठा सूत्र, किसी भी शेयर के साथ भावनात्मक जुड़ाव न रखें। उचित प्रतिफल पर संतोष कर लेना चाहिए। कई बार आप बैंक या कंपनी की फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके 8 से 10% तक प्रतिफल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। किसी शेयर में महीने में तो किसी में 6 से 12 महीनों में निवेश 2 गुना हो सकता है, परंतु हमेशा ऐसा होता रहे यह जरूरी नहीं है। किसी भी शेयर के साथ स्थायी रूप से संबंध नहीं जोड़ें। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में अच्छे शेयर संतानों के लिए वसीयत के तौर पर रखे जा सकते हैं। सातवां सूत्र, इक्विटी शेयर प्रतिफल के लिए श्रेष्ठ साधन हैं। अभी तक का इतिहास गवाह है कि विश्व के विभिन्न निवेश साधनों में से इक्विटी में किए गए निवेश ने ही सबसे ज्यादा प्रतिफल दिया है। इक्विटी की विशेषता यह भी है कि यह निवेशकों के निवेश को शून्य भी कर देता है। इक्विटी में निवेश करने वालों को यह सत्य स्वीकार करके ही इसमें निवेश करना चाहिए।
इस सत्य के साथ एक पहलू यह भी है कि बाजार में विप्रो जैसे शेयर में जिसने 10,000 रुपये का निवेश किया था और जिन्होंने यह निवेश 27 वर्षों तक संभाल कर रखा, आज उनका यह निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया। इसी वजह से इक्विटी में निवेश जोखिम भरा माना जाता है। चूंकि जोखिम अधिक है, इसलिए प्रतिफल भी अधिक है। चैप्टर 15, निवेश करते वक्त इन सब का हमेशा ध्यान रखें। पिछले दिनों वैश्विक आर्थिक मंदी और उसके चलते पड़े थपेड़ों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और रईस निवेशकों को ऐसा बहुमूल्य सबक सिखाया है जिसे वे दोबारा ऐसा तूफान आने की सूरत में अपनी रकम बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये सबक? नेटवर्क पर रखें नज़र। आमदनी और लोन के बीच संतुलन कायम करना बहुत जरूरी है। खर्च करने और कर्ज लेने में संयम बरतने से बाजार के लुकने के वक्त आप अपने पोर्टफोलियो को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। निवेशक को बढ़िया व बुरे लोन में साफ अंतर पता होना चाहिए और रिपेमेंट के लिए पुख्ता योजना तैयार करनी चाहिए ताकि भारी ब्याज खर्च उनकी जेब पर चोट न करे। अगर कोई व्यक्ति हाथ में आने वाली तनख्वाह का 30% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है तो ऐसा शख्स मुश्किलों में फंस सकता है। इस सूची से आप होम लोन को बाहर रख सकते हैं क्योंकि EMI का भुगतान आपको एक दिन उस मकान का मालिक बना देगा। इसे बढ़िया लोन कहते हैं, लेकिन जिन लोन पर काबू रखना चाहिए उनमें कार लोन, क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि और पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि आप तनख्वाह का 30-40% लाइफस्टाइल और घर की दूसरी ज़रूरतों में खर्च करते हैं। अगर आप कर्ज चुकाने में 30% रकम और झोंकेंगे तो वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचना नामुमकिन सा हो जाएगा। बाजार की चाल का अंदाज़ा लगाने की जुर्रत मत कीजिए। कई निवेशक शेयर बाजार की चाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वे निचले स्तरों पर मार्केट में दाखिल होंगे और ऊंचे स्तरों पर उससे बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। ऐसा कितनी बार होता है, हम सभी जानते हैं। वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि बाजार अगले पल कौन सी दिशा पकड़ेंगे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और कई निवेशक ऐसा प्रयास करते वक्त अपनी रकम गंवा बैठते हैं। कई निवेशक ऐसे होते हैं जो बाजार में तेजी के दौरान दाखिल होते हैं और पूंजी घटने की सूरत में निवेश से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगते हैं। हालांकि उसके ठीक उलट कदम उठाना ही सही रणनीति है, क्योंकि वे ऊंचे स्तरों पर बाजार में पैसा लगाते हैं, न कि निचले स्तरों पर, इसलिए पूंजी की रिकवरी में लंबा वक्त लगता है। विविधता ही है सही रणनीति। निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन उन्हें बाजार में आने वाली मंदी के दौरान बचा सकता है। म्यूचुअल फंड या शेयर दोनों में निवेश करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। दूसरा, आपको सेक्टर पार निवेश पर सीमा तय करनी चाहिए और लार्ज कैप तथा मिड कैप शेयरों में कितना पैसा लगाया जाता है, यह निर्णय लेते वक्त संतुलन कायम करना काफ़ी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शेयरों पर निगाह रखने में नाकाम रहता है तो उसे ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए जिसमें केवल म्यूचुअल फंड शामिल हो या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इससे निवेशक पूंजी वापस हासिल कर सकता है और मुनाफा ज़्यादा रफ्तार से बनाया जा सकता है। सिस्टेमेटिक प्लान है लंबी अवधि की रणनीति। जानकारों की सलाह है कि इंडेक्स में गिरावट के वक्त सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में निवेश रोकना एक ऐसी गलती है जिससे निवेशकों को जरूर बचना चाहिए। बाजार लुढ़कने के दौरान आपको पोर्टफोलियो के किसी एक शेयर या सेक्टर की ओर झुके होने से जुड़ी गलती में सुधार करना चाहिए और इस दौरान नियमित रूप से निवेश जारी रखना चाहिए। अगर निवेशक लंबी अवधि की रणनीति के तहत डाइवर्सिफाइड और व्यवस्थित निवेश का तरीका अपनाते हैं तो बाजार में गिरावट के बावजूद वे फायदा बटोरने में कामयाब होंगे।